दोस्तों, विचार एंड वाइब्स का ये एपिसोड आप जरूर पूरा देखिएगा क्योंकि ये है नेवी डे स्पेशल एपिसोड और मेरे गेस्ट हैं मास्टर चीफ दीपक यादव। दीपक भाई के सामने एक बहुत बड़ी एक फैसले की घड़ी थी 22 साल पहले जब उनको नेवी ज्वाइन करनी थी। अब मेरे सामने समस्या है कि भाई फिल्म करूं कि नेवी में जाऊं। अगस्त से शूट शुरू होना है एंड जुलाई लास्ट में मुझे चिल्का रिपोर्ट करना है। हम नेवी डे क्यों बनाते हैं, इसके पीछे का क्या सिग्निफिकेंस है, आई एम श्योर बहुत लोगों को नहीं पता है। हमारे 3 मिसाइल बोट्स ने फाइनली जब कराची हार्बर को निस्त नाबूद किया, आग लगाई, पाकिस्तानी आर्मी को फोर्स किया कि वो सरेंडर कर दें। एक नेवल ऑफिसर की लाइफ कैसी होती है। आईएनएस चिल्का में हमें ऐसी ऐसी चीजें कराई जाती हैं, सिखाई जाती हैं जो कि आपने लाइफ में कभी सोची नहीं होती हैं। समुंदर में जाके वो कैसा अपना जीवन व्यतीत करते हैं। तो हमको सीधा हेडक्वार्टर से ऑर्डर आया, भाई यहाँ पर एक ऐसा शिप है जिसको कि आपको मॉनिटर करना है, इसको एस्कॉर्ट करके आ जाओ। अच्छा। उसके मोटिव्स क्या है क्लियर नहीं है। हमारे देश की रक्षा तो नेवी करती ही है, लेकिन कितने मोर्चों पर नेवी काम करती है इस पॉडकास्ट के थ्रू आपको पता चलेगा। जैसे अगर मलेशियन एयरलाइंस 370 का जो इंसिडेंट हुआ था, तो वहां पर जो एयरक्राफ्ट गायब हो गए सडनली विद अराउंड लगभग 300 लोग ऑन बोर्ड थे, तो उसके सर्च एंड रेस्क्यू में भी नेवी ने काफी रोल प्ले किया था। आज मेरे जो गेस्ट हैं वो है मास्टर चीफ दीपक यादव। मेरे साथ मैं हूं अमित डियोंडी और विचार एंड वाइब्स का ये एपिसोड आपके लिए बहुत ही एनरिचिंग होने वाला, बहुत ही नॉलेजेबल होने वाला। इसको पूरा देखिएगा। थैंक यू सो मच। हरदम तैयार है, बिल्कुल तैयार है, हरदम तैयार है, बिल्कुल तैयार है, जी जान से तैयार है, इसीलिए तो हम लहरों के पहरेदार हैं। जय भारती, जय भारती, हम हैं नौसेना, हम हैं भारत के सारथी। जय भारती, जय भारती, हम हैं नौसेना, हम हैं भारत के सारथी। दीपक भाई, मास्टर चीफ दीपक, सबसे पहले तो हम, क्योंकि ये नेवी डे है, 4 दिसंबर नेवी डे सेलिब्रेट होता है, सबसे पहले मेरा सवाल आपसे यही है कि 4 दिसंबर का क्या सिग्निफिकेंस है। थैंक यू अमित भाई, मुझे यहाँ इस पॉडकास्ट पर बुलाने के लिए। तो नेवी डे अगर हम बात करें 4 दिसंबर 1971 बहुत ही सिग्निफिकेंट डे था। 1971 वॉर का कह सकते हैं निर्णायक दिन था वो, जब वॉर का 71। करेक्ट, ओके। 1971 वॉर का जब लास्ट नेल इन द कॉफिन जो हुआ था, उसमें इंडियन नेवी का एक बहुत बड़ा रोल था। हमारे मिसाइल बोट्स जो थी, 3 मिसाइल बोट्स ने फाइनली जब कराची हार्बर को निस्त नाबूद किया, आग लगाई, उनके ऑयल टैंक्स को आग लगाया, बर्बाद किया और पाकिस्तानी आर्मी को फोर्स किया कि वो सरेंडर कर दें। उसी ऑप ट्राइडेंट की जो हमारी उपलब्धि है, जो अचीवमेंट है, उसको सेलिब्रेट करते हैं हम नेवी डे से। अच्छा। और ये अचानक नहीं हुआ। इसकी अगर मैं हिस्ट्री बताना चाहूँ आपको, तो 1965 वॉर में ऐसा हुआ था कि हमारे द्वारका साइड गुजरात में काफ़ी ज़्यादा डिवास्टेटिंग उन्होंने एक अटैक किया था पाकिस्तानी शिप्स ने। तो जिसका नतीजा ये हुआ कि हम लोग भी अटैक करना चाह रहे थे, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कुछ पॉलिटिकल मैटर्स हो जाते हैं या वैसा एंगल बन जाता है जिसकी वजह से हमको परमिशन नहीं मिली। अच्छा। और वो कसक हमारे दिल में बहुत तेज़ी से जल रही थी। तो 1965 वॉर के बाद, 1965 वॉर कल्मिनेशन के बाद नेवी वॉज अग्रेसिव कि हमको कुछ ना कुछ तो करना है, ऐसे चुपचाप तो हम बैठ नहीं सकते। तो इसी सिलसिले में हमने ब्रिटेन से बात की कि भाई हमें कुछ ऐसे शिप्स चाहिए, हमें कुछ ऐसे क्राफ्ट चाहिए जिनकी वजह से, जिनके हेल्प से हम अपना नेक्स्ट प्लान ऑफ एक्शन कर सकें, या अगर कुछ सिचुएशन हमारे पास आती है, करेक्ट, तो उसको काउंटर कर सकें। ब्रिटेन ने हाथ खड़े कर दिए। अच्छा, हेल्प नहीं की। ओके। ये सब डॉक्यूमेंटेड है। उन्होंने कहा कि भाई हमारे पास कुछ हमारे पुराने शिप्स हैं, वो आपको चाहिए तो लेके जाओ। अच्छा। तो नेवी वॉज एडमेंट कि नहीं, हमको ये नहीं चाहिए, वी वांट समथिंग न्यू, वी वांट समथिंग सुपीरियर। तो इस सिलसिले में फिर हम आगे बढ़ते हैं यूएसएसआर के पास। तो वहाँ से हमको जो शिप्स मिले, जो उनकी ओसा क्लास ऑफ शिप्स थी, वो फास्ट अटैक क्राफ्ट्स थे। अच्छा। वो 3 शिप हमको तुरंत मिले। 66 या 67 में हमारे पास वो शिप्स, 69 में हमारे पास वो शिप्स आ चुके थे। अच्छा। और वो शिप्स आए, अब प्रॉब्लम ये थी कि वो शिप्स की जो एंड्योरेंस है ना, वो ज़्यादा नहीं थी। हालांकि उनकी जो मारक क्षमता है वो बहुत ज़बरदस्त थी, एंड्योरेंस नहीं था। तो उनको क्या किया कि एक दूसरे वेसल के ऊपर रख के
एंड मुंबई हार्बर लेकर आया गया। अच्छा। मुंबई हार्बर में प्रॉब्लम ये हुई कि उनको ऑफलोड करने के लिए हमारे पास क्रेन्स नहीं थी, तब तो इनको फिर से लेकर जाया गया घुमा के पूरा कोलकाता, अच्छा। क्योंकि कोलकाता में हमारे पास ऑलरेडी वहाँ पर डॉकिंग फैसिलिटीज़ काफ़ी अच्छी थी। हाँ। तो वहाँ पर इनको फिर उतारा गया क्रेन से। अब समस्या ये हुई कि ये कोलकाता से होते हुए वापस मुंबई हार्बर कैसे आएंगे, कैसे आएंगे? क्योंकि अल्टीमेटली इनका रोल तो यहीं पर है। हम्म। तो फिर प्लान किया गया शिप को टो करके लेकर आएंगे। अच्छा। अब टोइंग प्रोसीजर वैसे ही जैसे हम गाड़ी को टो करते हैं, हम्म। तो कुछ बड़े शिप्स हैं उनके साथ टोइंग गियर रिग करते हैं एंड इन शिप्स को उनके साथ बांधा जाता है एंड वो शिप इनको लेकर आएंगे। तो ये अपनी प्रोपल्शन पे या अपनी फ्यूल पे नहीं आ रहे थे, और हम इन शिप्स को लेकर आते हैं मुंबई। और मुंबई में जब छुटपुट की घटनाएं ईस्ट वेस्टर्न कोस्ट में जब छुटपुट घटनाएं होती हैं, तो 71 वॉर जब डिक्लेयर होता है, तो उस टाइम पे नेवी ने बोला कि भाई ये मौका हमारे पास बहुत सही आया है। तो जो आर्मी लड़ रही थी, एयरफोर्स लड़ रही थी, वो तो था ही। उसके अलावा हमने क्या किया, हमने पाकिस्तान का जो बॉर्डर है, जो मैरीटाइम बॉर्डर है, उसको हम सील कर दिया। और इनफैक्ट उनको तो ये पता चल गया था पाकिस्तान को कि भाई इंडियन नेवी वॉरशिप्स यहाँ पर घूम रहे हैं और ये कुछ कलाकारी करेंगे। तो उनकी तरफ से भी थे, उनके वॉरशिप्स थे वहाँ पर? नहीं, उन्होंने क्या किया कि उनकी सप्लाईज हमने ब्रेक कर दी। वो कैसे? उनके पास जो भी मर्चेंट वेसल्स या दूसरे शिप से जो सप्लाईज आ रही थी ना, चाहे आर्म्स एम्युनिशन हो, चाहे लॉजिस्टिक सप्लाईज हो, वो हमने ब्लॉक कर दी उसी तरफ। अच्छा, मतलब वो रास्ता ब्लॉक कर दिया ताकि वो आ ना सके। हमारे शिप्स वहां पर खड़े हैं और हम किसी को जाने नहीं दे रहे। अच्छा। तो इस चक्कर में क्या हुआ कि उन्होंने बोला कि भाई ये दिन के टाइम में तो तुम्हारा आना मुश्किल है, एक काम करो तुम लोग रात को चुपचाप आ जाओ करो। वो भी नेवी ने ब्लॉक नहीं अलाउ किया। नेवी ने 2 शिप्स उनके पाकिस्तान जो वॉरशिप्स हैं उनको दिसंबर के फर्स्ट वीक में उनको एंगेज किया। और उसके बाद जब तक कि यूएस अपना सपोर्ट यहाँ पर भेज पाता, तब तक इन्होंने वहाँ पर ऑलरेडी तबाही मचा दी थी। तो कराची हार्बर पूरी तरह जल चुका था। वहाँ पर जितने ऑयल टैंक्स वगैरह थे उनमें भी आग लगी हुई थी। माहौल ऐसा था कि लगभग 7 दिनों तक वहाँ पर सूरज की रोशनी नहीं पहुंची। अच्छा, इतना मतलब धुआं हो गया था। और इनफैक्ट वो 7 दिनों तक तो वो उस ऑयल को, जो ऑयल फायर है, उसको कंट्रोल नहीं कर पाए थे। तो जिसकी वजह से ये हुआ था 3 दिसंबर रात को। अच्छा। एंड उसके पहले क्योंकि पाकिस्तान के पास इकलौता ऐसा सबमरीन था जो काफ़ी डेडली था, PNS गाजी, उसको हमने यहाँ पर बे ऑफ बंगाल में पहले ही आउट कर दिया था। अच्छा। हाँ, उसी वॉर के दौरान जिसकी वजह से, क्योंकि अगर वो चल रहा होता तो हमारे लिए थोड़ी सी दिक्कतें हो सकती थी, बट ये कि हमारा फोकस फिर शिफ्ट हो जाता है ईस्ट कोस्ट में। तो वो चीज़ हमने उसको पहले ही डिस्ट्रॉय कर दिया। तो हमारा जो फोकस था यहाँ पे, 3 मिसाइल बोट्स ने जो मज़ेदार वहाँ पर दिवाली मनाई है, दैट ऑपरेशन ट्राइडेंट का कल्मिनेशन एंड उसकी जो विक्ट्री है उसको हम सेलिब्रेट करने के लिए आज के दिन यहाँ पर बैठे हुए। क्या बात है, वेरी नाइस, वेरी नाइस। और उसके बाद उन्होंने अपने हथियार डाले और सरेंडर किया, और इस तरीके से हमने 17 वॉर जीता। तो आई थिंक बहुत लोगों को ये नहीं पता है कि नेवी का 71 वॉर को जीतने में इतना बड़ा हाथ है। इनफैक्ट एक ये भी चीज़ है जो डॉक्यूमेंटेड है कि रशिया ने जो हमको जो शिप्स दिए थे ना, उनकी इतनी धांसू परफॉर्मेंस के बाद वहाँ के जो एडमिरल गोशकोव हैं, अच्छा, ही वाज सो डिलाइटेड, वो इतने एक्साइटेड थे कि वाह, मेरे हथियारों ने, मेरे जहाज़ों ने ये कर दिखाया है। अच्छा। तो वहाँ से एडमिरल गोशकोव केम टू इंडिया, अच्छा, इन लोगों से मिलने के लिए कि भाई कौन है वो योद्धा जो इतना कुछ करके आए हैं और हमारी जो पावर है ना उसको इतनी बुरी तरह से उन्होंने एक्सप्लॉइट किया, एक्सप्लोर किया है और दिवाली मना के आए, हमको मिलना उनसे, जीत हासिल की। तो उन्होंने अपनी बुक में लिखी ये सारी चीज़ें कि मैं उन लोगों से मिला, उन ऑफिसर्स से, उन क्रू से, एंड वो मेरे लिए पल इतना गौरव का था। तो हम ये कह सकते हैं कि आज के डेट में अगर रशिया हमारा एक अच्छा अलायंस है तो उसके रीजंस बहुत पीछे तक जाते हैं। ये एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। नाइस। अच्छा, उन जो ऑफिसर्स थे जो उसमें एंगेज थे उस वॉर में, आपकी किन्हीं से मुलाकात हुई है अपने ड्यूरिंग? नहीं, मेरी उनसे मुलाकात तो खैर नहीं हो पाई है। वो काफ़ी पुरानी चीज़ है, मतलब काफ़ी पुरानी बात थी। एंड एडमिरल नंदा वाज लाइक डायरेक्टिंग दिस थिंग। तो बट उनके बुक्स अवेलेबल हैं, अगर आप चाहें तो एडमिरल एस एम नंदा की काफ़ी अच्छी बुक है, द मैन हु बर्न्ट कराची हार्बर। तो वो ज़रूर पढ़िएगा, उसमें इस वॉर के काफ़ी अच्छे एक्सर्प्ट्स और स्टोरीज मेंशन्ड हैं। वेरी नाइस जी। तो दीपक भाई, हमने जान लिया कि 4 दिसंबर नेवी डे का सिग्निफिकेंस क्या है, क्यों मनाया जाता है। आई एम श्योर आप लोगों को भी ये स्टोरी, बहुत लोगों को पहली बार सुनने को मिली होगी। अब हम शुरू करते हैं
आपकी नेवी की जर्नी से। मेरा नेवी में आना एक्चुअली प्लान नहीं था। अच्छा मैं, आप कह सकते हो कि मजाक मजाक में आ गया। अच्छा। क्योंकि उस समय मुझे याद है जब मैंने 10th अपना क्लियर किया तो सोच रहा था कि क्या किया जाए। तो साइंस स्ट्रीम लेनी है, आर्ट्स स्ट्रीम लेनी है, कॉमर्स लेनी है, ये क्वेश्चन रहता है बच्चों के मन में। करेक्ट। तो मेरे मन में भी ये क्वेश्चन था। अब मेरे सामने प्रॉब्लम ये थी कि अगर मैं आर्ट्स लेता हूँ तो मुझे दूसरे कॉलेज शिफ्ट होना पड़ेगा, ओके। मेरे फ्रेंड्स पीछे छूट जाएंगे। तो मैंने ले ली साइंस, साइंस। दोस्तों के साथ रहने के लिए। हाँ। और उसी टाइम पे शायद एंट्री निकली हुई थी नेवी की, MER की, मैट्रिक एंट्री रिक्रूट की, सेलर्स में। तो मैंने प्लान किया कि एग्ज़ाम देते हैं, देखते हैं। एग्ज़ाम दिया, फेल हो गया। यार आपको मैं बताऊं, आपकी बात कंटिन्यू रखते हैं। MER का एग्ज़ाम मैंने भी दिया था 2001 में, व्हेन आई वाज इन 11th स्टैंडर्ड। 10th इसकी एलिजिबिलिटी होती है, करेक्ट, है ना? उस समय 10th था। हाँ, मैं रायबरेली में था और मैं लखनऊ गया था एग्ज़ाम देने, लेकिन मेरा रिटर्न ही क्लियर नहीं हुआ। मेरे भी हुआ था पहली बार में। तो आपका पहली बार में क्लियर नहीं हुआ? क्लियर नहीं हुआ। तो ये कौन सी ईयर की बात है? ये है शायद 2001 की बात है। अच्छा, 2001 की बात है। हाँ। तो उसके बाद फिर मैं तो उतना कुछ इंटेंशन था नहीं, तो इसलिए कुछ दुख भी ज़्यादा नहीं हुआ। हाँ। लेकिन जब दोबारा एंट्री निकली तो मैंने बोला यार इस बार कर लेते हैं। अच्छा। तो मैंने एग्ज़ाम दिया, रिटर्न क्लियर हो गया, और फिजिकल और मेडिकल की कोई दिक्कत थी नहीं। तो फिजिकल और मेडिकल क्लियर हो गया। अभी इसी बीच एक दूसरी समस्या क्या हुई कि मेरे हाथ में एक फिल्म का रोल आ चुका था। अच्छा, एक्टिंग। एक्टिंग अच्छा जी। का शौक था, एंटरटेनमेंट का शौक था इनफैक्ट। हाँ। तो मैं एक्टिंग वगैरह काफ़ी कुछ किया करता था। हाँ। मैं गज़ल गाता था, एक्टिंग करता था, काफ़ी सारी चीज़ें। तो उसी बीच में मुझे कहीं से किसी के थ्रू एक फिल्म का रोल ऑफर हो चुका था। तो उसमें जो हीरो था उसके छोटे भाई का रोल मुझे दिया गया था। आधी फिल्म में मेरा रोल था, उसके बाद फिर वो शायद मर जाता है या कुछ था, लास्ट में अगेन वापस से आता है अपनी कहानी बताने के लिए। अब मेरे सामने समस्या है कि भाई फिल्म करूं कि नेवी में जाऊं। दोनों चीज़ें, ये भी क्लियर हो गया, वो भी है। और अगस्त से शूट शुरू होना है एंड जुलाई लास्ट में मुझे चिल्का रिपोर्ट करना है। दो एक्सट्रीम ऑप्शंस आपके सामने थे। तो मैं एकदम कंफ्यूज। दोस्तों को पूछा, फैमिली को पूछा, एवरीबडी सेड कि भाई तुम देख लो, दोनों चीज़ें तुम्हारे पास है, दोनों चीज़ें अच्छी हैं। करेक्ट। अब सोच रहा हूँ करूँ क्या, करूँ क्या, करूँ क्या। तो मैंने क्या किया ना, मैंने लिस्ट डाउन किए प्रोज एंड कॉन्स कि अगर मैं मूवी लाइन ज्वाइन करता हूँ तो मेरे पास क्या क्या ऑप्शंस है, मेरा फ्यूचर कितना सिक्योर है। अगर मैं नेवी में जाता हूँ तो मेरे पास क्या क्या ऑप्शंस है। तो उसमें जो मैंने रियलाइज किया कि मेरे पास मूवी में ग्लैमर तो हो सकता है, चल गए तो पब्लिसिटी एंड फैंडम भी अच्छा मिलेगा, बट सिक्योरिटी नहीं है। अगर आज काम है कल काम नहीं है। नेवी में मुझे आफ्टर रिटायरमेंट भी मुझे किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। करेक्ट। मेरी लाइफ सिक्योर्ड है, मेरी फैमिली की लाइफ सिक्योर्ड है, मेरे पेरेंट्स की लाइफ सिक्योर्ड है। कई सारी ऐसी चीज़ें थी जो मुझे एडवांटेज मिली नेवी ज्वाइन करने के लिए। देन आई मेड अप माई माइंड। मैंने प्रोड्यूसर को फ़ोन किया, मैंने कहा भाई ऐसा है कि मैं मूवी नहीं कर पाऊंगा। बोला सर आप लास्ट मोमेंट में कैसे बोल रहे हो, ये है वो है, ना जाने काफ़ी सारी चीज़ें उन्होंने बहाने दिए मुझे। मैंने कहा नहीं यार, मैं ये जा रहा हूँ, मेरा ये हो चुका है। मैंने अब उसको कहानी सुनानी शुरू कर दी। मैंने कहा भाई अभी इसमें नहीं जाऊँगा तो मेरे अगेंस्ट लीगल एक्शन होगा, ये होगा वो होगा, फैमिली को परेशान किया जाएगा। कहानी सुना दी मैंने उसको। फाइनली ही एग्रीड कि चलो ठीक है। एंड 31 जुलाई 2002 वॉज द डे मैं जाके चिल्का में रिपोर्ट किया। चिल्का जो कि एक बड़ी ही खूबसूरत जगह है उड़ीसा में। उड़ीसा में है INS चिल्का। एक अच्छा बेस, हमारे ट्रेनिंग बेस है बेसिकली। और वहाँ पर एक सबसे बड़ा फ्रेश वाटर झील है जो कि चिल्का लेक कहलाता है। उसी के नाम पे हमारा जो ये बेस है INS चिल्का में आपने अपनी रिपोर्टिंग की एज ए ट्रेनी नेवी में। अच्छा, जिन लोगों को नहीं पता मैं बता दूं, क्योंकि दीपक भाई को मैं काफ़ी सालों से जानता हूं। ये ना कॉलेज टाइम से ही और स्कूल टाइम से काफ़ी एक्टिव रहे हैं। कॉलेज नहीं, स्कूल टाइम से काफ़ी एक्टिव रहे हैं एक्टिंग करने में, थिएटर करने में। और गुजरात में थे आप? गुजरात। क्योंकि आपके पापा भी नेवी में थे। हाँ। नेवी में थे, करेक्ट? करेक्ट। तो गुजरात में पोस्टेड थे इनके पापा, और इन्होंने अपने स्कूल टाइम में काफ़ी प्लेस किए हैं, थिएटर किया है। उस दौरान काफ़ी उस अपने रीजन में ये काफ़ी फेमस और हिट एक्टर हुआ करते थे जैसा इन्होंने मुझे बताया। और उसी बेसिस पे इनको फिल्म मिली थी। तो मतलब एक 17-18 साल के थे आप? 17-18 साल के लड़के के सामने एक इतने बड़े दो ऑप्शन आए कि एक फिल्म ग्लैमरस वर्ल्ड और एक नेवी जिसमें आपको एज अ सोल्जर सर्व करना है। मतलब आत्मा से लेकर शरीर से लेकर मेंटल पूरा घिसाई करनी है। लेकिन आपने चुना हार्ड वे। वो भी था लेकिन वो ग्लैमर था, लेकिन आपने ग्लैमर नहीं चुना। आपने चुना एक
ऐसा रास्ता जिसमें आपको मेहनत करनी थी, ना कि फिजिकल मेहनत बट एक मेंटल मेहनत, एक सोल्जर की जो होती है। अब उस पर आते हैं आपकी ट्रेनिंग, जो आईएनएस चिल्का में भी। नेवी में ट्रेनिंग कैसे होती है? आर्मी की ट्रेनिंग तो हमने काफ़ी मूवीज़ में देखा है, होता है। नेवी की ट्रेनिंग भी वैसी होती है क्या? देखो, ट्रेनिंग में आपको सबसे पहले तो जो टेस्ट होता है आपका एंड्योरेंस का, ओके। आपकी फिजिकल एबिलिटीज़, आपकी मेंटल एबिलिटीज़। और चिल्का एक ऐसी जगह है, इनफैक्ट, या अगर हम ऑफिसर्स का भी देखें तो उनका जो नेशनल डिफेंस एकेडमी है, ये दोनों ट्रेनिंग बेसिस एक ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जहाँ पर कि आप अगर हार्डकोर क्रिमिनल्स को भी भेजोगे ना, तो उसको भी डिसिप्लिन कर सकते हैं। ये जो इनिशियल 6 महीने का टाइम होता है ना, इसमें कितना ही बड़ा शातिर आदमी हो, कितना ही बड़ा कल्प्रिट हो, कितना ही बड़ा कुछ भी हो, 6 महीने से निकलते निकलते वो इतना सीधा और इतना डिसिप्लिन, इतना लॉयल हो जाता है ना कि आप बोलोगे ये कौन थे, ये वही बंदा था, यही दूसरा बंदा है। तो जैसे आर्मी का एनडीए है एक यहाँ पर पुणे खड़कवासला में 12th के बाद होता है, फिर वो आईएमए में मेन देहरादून में होता है। ऐसी नेवी का चिल्का नेवी के भी, हाँ, नेवी के भी इंस्टीट्यूट्स हैं। तो चिल्का वन ऑफ देम। चिल्का इज वन ऑफ देम। चिल्का इज फॉर सेलर्स। एक्चुअली नेवी में जो एंट्रीज होती हैं, 2 टाइप की एंट्रीज हैं। ओके। एक ऑफिसर्स की एंट्री होती है और एक सेलर्स की एंट्री सेलर्स की होती है, जो बहुत अर्ली स्टेज में जाती है। करेक्ट। तो अर्ली स्टेज में दोनों ही है बेसिकली। तो अलग अलग लेवल ऑफ, अलग अलग टाइप्स की एंट्री है, तो जिनके लिए अलग अलग एजुकेशन क्वालिफिकेशन चाहिए होती है। बट एज ग्रुप जनरली आप मान के चलिए कि 16.5-17 साल से शुरू हो जाता है। जो ग्रेजुएट लेवल पे जा रहे हैं उनके लिए अपर एज लिमिट इज लाइक 24। ओके। और अदरवाइज जो 10+2 वगैरह करके जा रहे हैं उनके लिए 19-20 इज द अपर लिमिट। तो आईएनएस चिल्का में आपकी ट्रेनिंग शुरू हो गई। आईएनएस चिल्का में हमें जैसा मैंने कहा कि आपका एंड्योरेंस टेस्ट होता है। तो आपको ऐसे ऐसी चीज़ें कराई जाती हैं, सिखाई जाती हैं जो कि आपने लाइफ में कभी सोची नहीं होती हैं, या आपने कभी देखी नहीं होती हैं। जैसे आप सबसे पहली चीज़ तो आप जब वहाँ पहुँचते हो तो सबसे बड़ा जो झटका लगता है वो आपकी जुल्फें। आपने कितनी भी अच्छी घनी जुल्फें और कितनी भी स्टाइलिश बना रखी होंगी ना, जो बार बार वहाँ खड़ा उसके पास क्लियर इंस्ट्रक्शंस है, सोचने का ही नहीं, काट दो। वो यूं लेगा मशीन और कर 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 खत्म। पहले तो वो हाथ वाली आती थी, आजकल तो मशीन आ गई है, बैटरी ऑपरेटेड। तो वो सपाट एक बंदा बैठेगा, 1.5 मिनट के अंदर उसके बाल खत्म, नेक्स्ट खत्म, नेक्स्ट। चाहे 2000 लोग जाएं, चाहे 3000 लोग जाएं, वहां पर सबसे पहले ही जाता है। इसके बाद वहां पर आपको अलग अलग वहां पर क्या होते हैं, ब्लॉक्स होते हैं जिनके हिसाब से आपको सेग्रीगेट किया जाता है। तो कई बार वो एरिया वाइज भी होता है कि अगर ये लोग इतने लोग एक साथ आए तो इन लोगों को एक साथ रखा जाए, उनमें से अलग अलग इनको डिविजन्स दिए जाएं। तो जो डिविजन्स है वहाँ पर वो हमारे सारे जो महान योद्धा हैं उनके नाम पर है। अच्छा। अकबर है, अशोक है, इन आंग्रे हैं, इन लोगों के नाम पर है। तो वहाँ पर जाने के बाद फिर आपको अपनी डोमेट्री मिलती है, और पहली रात आप जैसे जैसे काटोगे और अगले दिन आके देखोगे सुबह सुबह कि भाई इसकी पीठ पर लाल लाल निशान बना हुआ है, क्यों, इसको खटमल ने काटा है। अच्छा। वो पहला एकदम खौफनाक साइट हो जाता है। सुबह सुबह आपको 5 बजे उठना है, 5 बजे इनफैक्ट पीटी के लिए रेडी रहना है। रात आपकी कैसी गुजरी किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। सुबह सुबह 5 बजे आप पीटी के लिए पहुंचोगे, पीटी खत्म करोगे, तुरंत नाश्ता भाग दौड़ी में, मतलब बैठ के नहीं करना है आपको, आप यूं मान के चलो कि चलते चलते में खत्म करना है। नाश्ता किया, नाश्ता खत्म होता ही आपका अगेन अपना ड्रेस चेंज करोगे, ड्रिल बूट वगैरह पहनोगे, सब कुछ करोगे और परेड के लिए तैयार। परेड खत्म किया आपने 1-1.5 घंटे की, आप पसीने में तरबतर हो, और उसके बाद आ जाते हो आप क्लास में। अब क्लास में बैठते ही सबसे पहली चीज होती है आपको नींद आती है। अच्छा, पढ़ाई होती है क्लास में? फिर कड़क पढ़ाई होती है। जिनको ये लगता है ना, मैं एक चीज क्लियर कर देना चाहता हूँ, जिनको ये लगता है कि लाइक सर्विसेज में ज्वाइन करने के बाद या नौकरी लग जाने के बाद पढ़ाई नहीं होती है, बहुत बड़ा भ्रम है। इतनी ज्यादा पढ़ाई होती है तो शायद आप सिविल लाइफ में नहीं करते हो। करेक्ट। क्योंकि अलग टाइप ऑफ काम है वो। तो आपको नॉलेज तो होनी जरूरी है, उसके लिए आपके बेसिक्स क्लियर होने जरूरी है। अब क्लास में पहुंचती आती है नींद, और इंस्ट्रक्टर फिर आपके पीछे पड़ जाता है, आपको खड़ा कर देगा, मुर्गा बना देगा। अच्छा, वहां भी ऐसी होता है? वहीं पे बोलेगा जाओ परेड ग्राउंड के 2 चक्कर लगा के आओ। अच्छा। परेड ग्राउंड आपके क्लासरूम से 1 किलोमीटर दूर, और उसका एक चक्कर ही 1 किलोमीटर का है, तो वो आप 4 किलोमीटर की आपकी रन ऐसी हो गई, तो लोग चाहकर भी नहीं सोते। फिर उसके बाद आपका छोटा सा ब्रेक होगा, ब्रेक में आपको दूध और समोसे और रिफ्रेशमेंट्स वगैरह मिलते हैं। फिर दोबारा क्लास चलेगी, क्लास खत्म होगी दोपहर में, उसके बाद आपको लंच का टाइम दिया जाएगा 1 घंटे का। उसके बाद फिर आप आ जाओ आफ्टरनून में अगेन ट्रेनिंग के लिए। तो बेसिकली उसके बाद फिर आपको छोड़ा जाएगा तो शाम को 1 घंटे 2 घंटे के लिए कि आप नहा धो के खाना खा के उसके बाद फिर नाइट स्टडी के लिए आ जाओ। नाइट स्टडी में भी अगर आप चिट्ठी लिख रहे हो, फोन यूज कर रहे हो, इनफैक्ट फोन तो अलाउड नहीं होते, फिर भी कोई अगर कलाकार मिल जाता है छुरी छुपे लाने वाला, ऐसा कुछ भी कर रहे हो पढ़ाई के अलावा, तो इंस्ट्रक्टर आपको पकड़ ले, और फिर रात को ही आपकी परेड
दोबारा चालू हो जाएगी। पनिशमेंट उसी समय है। हाँ, सेम टाइम, कोई मर्सी नहीं है वहाँ पे। हाँ, फिर आपकी क्रॉस कंट्रीज होती हैं, जो कि वहाँ पर एक काफ़ी बड़ा कह सकते हो चैलेंज होता है इंटर डिविजनल, अच्छा। कि अगर आपका डिवीजन फर्स्ट आता है तो आपको कुछ पर्क्स, कुछ बेनिफिट मिल जाता है कि चलो ठीक है, एक दिन की पीटी स्किप कर देते हैं, या एक दिन के लिए पढ़ाई की एक क्लास मिस कर दे, मतलब आपको कुछ ना कुछ वो इंस्ट्रक्टर दे देगा। नहीं आए तो समझ लो पूरे डिवीजन का रगड़ा पट्टी फिर से शुरू। अच्छा, तो वहाँ पर डिवीजन में कितने वो डिपेंड करता है कैंडिडेट? कितनी जैसे लोग रिक्रूट हुए हैं। अब जैसे मैं हुआ था 2002 में, तो उस टाइम पे हम लोग करीब 1850 लोग थे। तो हर डिवीजन में उस हिसाब से, पहले 8 डिवीजन थे, अभी शायद 10 डिवीजन हो गए हैं, तो उस हिसाब से बंदे वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। ओके। तो वहाँ पर आपको सुबह से शाम तक टाइम बिल्कुल नहीं दिया जाएगा। सारी एक्टिविटीज़ आपको करनी है और दौड़ दौड़ के करनी है। आप ऐसा नहीं कर सकते कि ये चीज़ स्किप हो गई या छूट गई या मिस हो गई, उसके लिए सीधा परेड ग्राउंड बदल गया। तो और ये कितने महीने चला? ट्रेनिंग कितने महीने चल गई आप लोगों 6 की? महीने। 6 महीने। तो जैसा मैंने कहा कि ये 6 महीने में आपकी स्विमिंग भी होगी, परेड रिहर्सल्स भी होंगे। बेसिक रिक्वायरमेंट स्विमिंग का रहता है कि जो स्विमिंग जानता है उनको इनिशियल स्विमिंग टेस्ट पास करने के बाद देन परेड में उनको क्या करते हैं, वेपन दे देते हैं। जो आर्म प्लेटून होते हैं हमारे, क्या होता है कि जैसे आपने देखा होंगे प्रेसिडेंट को अगर हम गार्ड देते हैं तो वो गन्स के साथ होता है, राइफल्स के साथ होता है। तो राइफल ड्रिल भी सिखाई जाती है। तो राइफल के साथ कैसे आपको ड्रिल करनी है, सलामी शस्त्र कैसे देना है, शोक शस्त्र कैसे करना है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ परेड्स आते हैं। तो वो सारी चीज़ें करवाई जाती हैं। जिसको स्विमिंग नहीं आती उसके लिए तो और भयंकर रूटीन है। अच्छा। उसको तो जितना फ्री टाइम बाकी लोगों को मिल भी रहा है ना, कि चलो ठीक है खाना खाने के 10 मिनट बाद क्लास में पहुंचना है, उसके लिए वो भी नहीं है। तो नेवी में आने के लिए स्विमिंग क्राइटेरिया नहीं है? इनिशियली नहीं है। तो ये बेनिफिट आपको है कि आपका जो रिटन मेडिकल और फिजिकल होता है उसमें स्विमिंग नहीं है। स्विमिंग नहीं थी। तो फिजिकल में भी आपका रनिंग है, पुशअप सिटअप्स हैं, आजकल तो प्लैंक्स वगैरह भी इंक्लूड कर दिया। अच्छा। ये सारी चीज़ें स्विमिंग नहीं है। स्विमिंग आपको सिखाई जाएगी। ओके। जिनको आता है उनका प्लस पॉइंट है, जिनको नहीं आता है इसी 6 महीने के अंदर आपको स्विमिंग सीखनी है। वो भी एक क्राइटेरिया बन जाता है आपका पास आउट के लिए। अगर आपको स्विमिंग नहीं आती है या वीक हो तो आपका स्विमिंग क्लियरेंस नहीं होगा, तो आप पास आउट नहीं होगे। आप रेलीगेट भी हो सकते हो, तो अगले 6 महीने फिर आप वहीं पर ट्रेनिंग करोगे। कोई ऐसा केसेस होते हैं कि जो स्विमिंग बिल्कुल कर ही नहीं पाते? कई बार तो घर भी चले जाते हैं? हैं? वापस नहीं जाएंगे, वो रेलीगेट हो जाएंगे। तो क्या अगला relegate? बैच नया आएगा, हाँ। तो ये उनके साथ भी ट्रेनिंग करते रहेंगे वही चीज़। ओके। तो अगला बैच जब 6 महीने बाद पास आउट होगा, तो ये फिर उनके साथ पास आउट होंगे अगर स्विमिंग क्लियर कर लेंगे तो। बट ऐसा नहीं हुआ है आज तक कि किसी को स्विमिंग के बेसिस पे सर्विस से आउट कर दिया, वो निकाल दिया, ऐसा कुछ नहीं। सीख जाते हैं वहाँ पर। कई ट्रेनिंग बार ऐसा होता है, कुछ लोग हैं जो घबराहट हो जाती होगी, किसी तरह भर्ती तो हो जाते हैं लेकिन बड़े सॉफ्ट होते हैं। हाँ। मतलब उनसे ये चीज़ और ये रूटीन संभाला नहीं जाता। संभाला नहीं चाहता। तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो वॉलंटरीली बोलते आउट हैं। जाना चाहते हैं। हाँ। तो पहले तो प्रोसीजर्स कम थे, अभी तो शायद हो गया है, तो जिसमें कि आप कुछ पीरियड के बाद आप वापस जाने के लिए अप्लाई कर सकते हो। बट फिर आपको ज़्यादा कुछ बेनिफिट्स नहीं मिलेगा। इनफैक्ट कुछ देना पड़ता है शायद। देना भी नहीं पड़ता है एक्चुअली। बीच में एक पाइपलाइन में प्रपोजल था कि आपसे जो कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग है वो लिया जाएगा, बट वो आई थिंक हुआ नहीं। ओके। तो वैसा कुछ नहीं है। इनफैक्ट ये तो सबसे अच्छी चीज़ है कि जिस दिन से आप चिल्का में रिपोर्ट कर देते हो या अपने इंस्टीट्यूट में रिपोर्ट करते हो, उस दिन से आपकी सैलरी शुरू हो जाती है। तो मतलब आप ट्रेनिंग के लिए कुछ दे नहीं रहे हो। इनफैक्ट गवर्नमेंट जो है वो आपको पे कर रही है। ये है कि आपके हाथ में पूरी अमाउंट नहीं आएगी, आपके हाथ में थोड़ी अमाउंट आएगी, बाकी अमाउंट आपके अकाउंट में जाएगी। कितनी सैलरी मिलती है ट्रेनी को? अभी तो 7th पे कमीशन के आने के बाद तो काफ़ी अच्छे हो गया। हाँ। बट इनिशियली हम लोग को याद था कि हमको केवल अपने बेसिक खर्चों के लिए 300 रुपये हाथ में इन हैंड मिलता था। हाँ। बाकी हमारे अकाउंट में होता था। ओके। क्योंकि कई सारी चीज़ें होती हैं कि चोरी वगैरह ना हो, या पैसे को लेके लोगों के आपस में मतभेद या ऐसी कुछ चीज़ें ना हो, तो वो सारी चीज़ें अवॉइड करने के लिए। और अब तो शायद अकाउंट खुल जाते थे, उस समय शायद अकाउंट नहीं खुलते थे। उस समय अकाउंट नहीं थे, बट ये कि हम लोग पास आउट होने के बाद फिर अपने बैंकों में अकाउंट्स खुलवाते थे। और सारी सैलरी जो है फिर उसी में डायरेक्टली आती थी। ट्रेनिंग हो गई 6 महीने की INS चिल्का में। उसके बाद पहली पोस्टिंग आपकी कहाँ रही? पहली पोस्टिंग ड्रीम पोस्टिंग थी। अच्छा। लकीली मिली थी, हाँ। द एयरक्राफ्ट कैरियर INS विराट। क्या बात है। मुझे इस बात से बड़ा ये हुआ था कि मतलब खुशी मिली थी कि पहली ही पोस्टिंग ऐसे शिप में है। हाँ। जो कि खुद में एक आइकॉनिक जहाज है। हाँ। INS विराट जो है इंडिया का ना सिर्फ इकलौता एयरक्राफ्ट कैरियर था, बल्कि आज भी अगर आप उसके बारे में पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि INS विराट एक ऐसा एयरक्राफ्ट कैरियर है जो सबसे ज़्यादा लंबे समय तक
सर्विस में रहा है। कब से कब तक? ये नेवी में 87 से 2017 तक था। अच्छा। 2017 में डिकमीशन हुआ है, तो ऑलमोस्ट 29 ईयर्स समथिंग हमारे पास नेवी में, इंडियन नेवी में रहा है ये। इससे पहले 27 ईयर्स के लिए इंग्लैंड में था। अच्छा। तो जो HMS हर्म्स करके नाम था उसका, तो रॉयल नेवी में ये था। तो मान के चलिए कि लगभग 56 साल का करियर इस जहाज ने पूरा किया है, और ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है अपने आप में। बिल्कुल। अच्छा, पहले जितने भी हमारे पास जहाज थे हम बाहर से लेते थे, वो यूज्ड जहाज होते थे काफी हद तक। अभी इंडियन नेवी अपने जहाज भी बना रही है। इंडियन नेवी अपने जहाज काफी समय से बना रही है। काफी समय से मतलब कब से? जैसे मैं था INS ब्रह्मपुत्रा में, तो INS ब्रह्मपुत्रा जो है वो 2008 था। GRSE जो कि हमारा कोलकाता में है, तो ये एक अच्छा खासा डॉक है जिसने हमारे काफ़ी सारे फ्रिगेट्स हैं वो भी बनाए हमारे लिए। और इसके अलावा कोची शिपयार्ड लिमिटेड है जो कोचीन में है, तो अभी का जो INS विक्रांत है ये कोची शिपयार्ड में ही बना हुआ है। और मज़िकॉन डॉक लिमिटेड जो मुंबई में है, जहाँ पर कि हमारे जो INS विशाखापट्टनम क्लास के जो शिप्स हैं वो यहाँ बने हुए हैं। तो ऐसे अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट्स हैं हमारे पास जो हमारे लिए शिप बिल्डिंग करके दे रहे हैं। तो अभी हम बाहर से शिप्स नहीं लेते हैं? लेते हैं, कम हो गया। पहले काफ़ी मजाक चलता था कि यू आर अ बायर्स नेवी, बट हम अब बायर्स नेवी नहीं है। वी कैन प्राउडली से वी आर अ बिल्डर्स नेवी। बिल्डर्स नेवी। और INS विशाखापट्टनम के इंडक्शन के बाद तो ये चीज़ हमने सीना ठोक के गए कि वी आर बिल्डर्स नेवी नाउ। INS विशाखापट्टनम का जिक्र किया, मैं दोस्तों आप लोगों को बताना चाहता हूँ, दीपक भाई के साथ हमने INS विशाखापट्टनम देखा है मुंबई में, क्योंकि नेवी का ये एक संडेज वो अलाउ करते हैं अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली को, आप इनवाइट कर सकते हैं INS विशाखापट्टनम। और भी शिप्स के लिए था, किसी भी शिप में आप अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली को ले जा सकते हैं, पास वगैरह बनता है। तो मैं गया था अपने फ्रेंड्स के साथ, दीपक भाई ने हमको पूरा, बहुत ज़बरदस्त है वो INS विशाखापट्टनम जिनकी आप बात कर रहे हैं, उसके बारे में हम जानेंगे। INS विशाखापट्टनम ये कब कमीशन हुआ इंडिया में, कब सर्विस में आया? ये इंडियन मेड शिप ही है ये, है ना? करेक्ट। और आपने तो जब वो आप उसके कमीशनिंग क्रू थे आप जी, तो वो बताइए ज़रा INS विशाखापट्टनम की खासियत बताइए, खूबी बताइए, और क्या क्या उसने किया है और आपने उसमें क्या क्या कमाल किया। तो INS विशाखापट्टनम जो है एक डेस्ट्रॉयर क्लास ऑफ शिप है, ओके, प्रोजेक्ट 15 ब्रेवो का। इससे पहले हमारे पास प्रोजेक्ट 15 अल्फा और प्रोजेक्ट 15 आ चुके थे, जिनमें कि हमारे पुराने शिप जो मुंबई एंड दिल्ली क्लास थे। फिर उसके बाद प्रोजेक्ट 15 अल्फा में हमारे पास चेन्नई, कोलकाता वगैरह थे। तो प्रोजेक्ट 15 ब्रेवो जो था वो INS विशाखापट्टनम उसका पहला शिप था। ओके। तो INS विशाखापट्टनम के बाद INS सूरत, INS इम्फाल अभी चल रहे हैं। तो सूरत और इम्फाल तो अभी आने बाकी है ना, कमीशन होने बाकी है। आगे सूरत आ गया, इम्फाल नहीं आया, इम्फाल बाकी है। ओके। तो 75% जो स्टील लगा है वो टोटली इंडियन है, विशाखापट्टनम पूरा इंडिजिनसली बिल्ट है, जो मज़िकॉन डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड ने बनाया है मुंबई में ही। और इस शिप को बनाने का जो मैं कह सकता हूँ मेरा जो एक्सपीरियंस है कि क्या होता है, हमारा जो डिज़ाइन एंड डायरेक्टरेट है दिल्ली में, वो एक डिज़ाइन तैयार करता है कि भाई ये शिप का डिज़ाइन होगा, इसमें ये सारी चीज़ें होंगी, ये सारे मॉडिफिकेशंस किए जाएंगे, पुराने जो क्लास ऑफ शिप्स है उसके ऊपर हम क्या क्या चीज़ें अपग्रेड कर सकते हैं। तो वहाँ से डिज़ाइन ये होके आता है एंड वेरियस स्टेजेस पे वो अप्रूव होता है। वर्चुअल रियलिटी लैब्स होते हैं जहाँ पर कि उसको पूरा बना के देखा जाता है कि क्या क्या चीज़ें प्रैक्टिकली कर सकते हैं, नहीं कर टेक्नोलॉजी का पूरा इंटीग्रेटेड करेक्ट है प्रोसेस में। तो वो सारी चीज़ें होने के बाद फिर हमारा एक सेल बनता है जिसमें कि हम कमीशनिंग क्रू की एक टीम बनती है, और धीरे धीरे करके इसमें लोग इंडक्ट होना शुरू होते हैं। तो एक कमांडिंग ऑफिसर से लेकर और नीचे जूनियर मोस्ट सेलर तक टीम का हिस्सा बनते हैं। अब हमारे ऊपर जिम्मेदारी ये आती है कि भाई ये तुम्हारा घर है, ये घर तुम्हारा बन रहा है, ये इसका डिज़ाइन है, ये इसकी खासियत होने वाली है, तुम इसको कैसा बनाना चाहते हो। अच्छा, उस समय ही आप लोगों को इन्वॉल्व किया जाता है पूरे ऑफिसर्स एज ए यूजर लेवल कि अभी मैं शिप का डिजाइन नहीं चेंज कर सकता हूँ, वो सब चीजें ऑलरेडी हो चुकी हैं, अप्रूव हो चुकी हैं। मेरा रोल कहाँ पर आता है कि मैं एज ए यूजर उसको किस तरीके से अपने मैक्सिमम बेनिफिट लिए यूज कर सकता हूँ या मॉडिफाई कर सकता हूँ। तो ज़्यादातर जितना होमवर्क होता है वो लोग कर चुके होते हैं, तो उसमें कुछ ज़्यादा गुंजाइश नहीं रहती। फिर भी कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें कि हम अपना दिमाग लगा सकते हैं अपने एक्सपीरियंस के ऊपर। जैसे मैं जब इस शिप में गया था तो मेरी लगभग
18 साल सर्विस, 19 साल सर्विस हो चुकी थी। तो मेरे पास वो सी गोइंग एक्सपीरियंस था, जो समुद्र में जहाज जब जाता है तो एज अ यूजर, एज अ सेलर हम लोग क्या क्या चीज़ें फेस करते हैं, और उसके हिसाब से हम अपने कंपार्टमेंट्स में, हम अपने बेड एंड बंक्स में, हम अपने जो टेक्निकल कंपार्टमेंट्स हैं या जो इक्विपमेंट वगैरह हैं हमारे, उनकी सेफ्टी के लिए, उनके बेटर यूटिलाइजेशन के लिए कैसे कैसे उनको और अच्छी तरीके से मॉडिफाई करके हम कर सकते हैं। तो आप लोगों से सजेशंस मांगे जाते हैं, आप लोग उसमें सजेशंस मांगे पूरा जाते इन्वॉल्व हैं। रहते वो हम हैं। सजेशंस जब देखते हैं कि ये कंपार्टमेंट कैसा है, ये इक्विपमेंट के लिए सही है कि नहीं है, इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इन टर्म्स ऑफ एयर कंडीशनिंग, इन टर्म्स ऑफ एक्सेसिबिलिटी, ये सारी चीज़ें हम असेस करते हैं। तो हम एक बार अपनी रिपोर्ट देते हैं, उसके ऊपर फिर अगेन हेडक्वार्टर्स में वो होता है कि ओके, इनमें से कितनी चीज़ें हम प्रैक्टिकली अभी इस स्टेज पे कर सकते हैं, क्योंकि फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट्स भी होते हैं, कई सारी चीज़ें उसमें आ जाती हैं जो कि रेडली परमिशन नहीं मिल पाता है, बट जितनी चीज़ें प्रैक्टिकली होती हैं वो हम उसमें करते हैं। वेरी नाइस। तो अब मुझे पता है कि अगर मैं शिप में जाने वाला हूँ और इस शिप को मैं अगर 15 नॉट की स्पीड से दौड़ाऊंगा, तो कहाँ कहाँ पर मेरे ऐसे कंपार्टमेंट्स या मेरी ऐसी चीज़ें हैं जिनको नुकसान पहुंच सकता है ड्यू टू दिस हाई स्पीड। तो हम जनरली जो अपनी स्पीड मेजर करते हैं नॉट्स में मेजर करते हैं, एंड 1 नॉट इज लाइक 1.82 किलोमीटर्स। करेक्ट। तो अगर मैं 15 या 20 की स्पीड से, पर आवर की स्पीड से 15 या 20 नॉट पर आवर की स्पीड से चला रहा हूँ जहाज को, तो कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो लूज होंगी, तो हो सकता है कि वो गिर जाए, डैमेज हो जाए। मेरा जहाँ पर आर्म्स एंड एमिनेशन होने वाला है, मेरी जहाँ पर मिसाइल्स होने वाली हैं, उनका कंपार्टमेंट का लेआउट कितनी अच्छी से मैं सिक्योर करवा सकता हूँ या कर सकता हूँ ताकि उनको डैमेज ना हो, क्योंकि अल्टीमेटली वही हमारी जान बचाने वाले हैं। तो ये सारी चीज़ें हम स्टडी करके प्रैक्टिकली क्या क्या पॉसिबल है वो सारी चीज़ें हम उस पर करते हैं। आपके सजेशंस आप लोग देते हैं? पार्डन? आपके सजेशंस आप लोग देते हैं? सजेशंस हम लोग देते हैं और उस पर वो लोग इम्प्लीमेंट करते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली आप लोगों को ही वो शिप ले जाना है। करेक्ट, क्योंकि हमने अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से वो किया है। करेक्ट। जो डिजाइन एंड डेवलपमेंट कर रहे हैं, जो R&D कर रहे हैं, उनके हिसाब से ये चीज़ सही है, बट कई बार ऐसा होता है कुछ चीज़ें हम लोग एट सी फेस करते हैं, तो हमको ये समझ में आता है समुद्र में जाने के बाद कि भाई ये चीज़ ऐसी कर सकते हैं, बट ये करने से ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो INS विशाखापट्टनम में बना दिया है आप लोगों ने, शिप आ गया समंदर में, आपका क्या रोल था उसमें, आप क्या करते थे? मेरा जो डिपार्टमेंट है गनरी डिपार्टमेंट है, और शिप का जो फॉरवर्ड एरिया है, जो फोक्सल है, फोरकास्टल जिसे कहते हैं, वो मेरे अंडर में। तो वहां से आप हमला करते हैं? नहीं, मेरा काम जो है ना सिर्फ उसको देखना है। हाँ। अगर आपने देखा होगा एक जहाज जब जेट्टी पे लगता है तो वो 4 रस्सियों से लगा होता है, ठीक है? करेक्ट। 2 रस्सियां आगे लगी होती है, 2 रस्सियां पीछे लगी होती हैं, तो उसके हिसाब से वो जेट्टी पर बंधा रहता है। राइट। और हाई टाइड लो टाइड के हिसाब से जो वाटर लेवल होता है उसके हिसाब से हम उसकी कैलकुलेशन करके उतना लेंथ ऑफ रस्सी लगाते हैं। वहीं पर हमारे इसी के साथ साथ जितनी मिसाइल्स हैं, जितने रॉकेट्स हैं, जितने आर्म्स हैं, गोली बारूद जितना भी है, वो सब हमारे अंडर में आता है। अच्छा। तो मेरे पास एक अपनी टीम है जो कि अराउंड 60-70 लोगों की है। मेरे ऊपर मेरे ऑफिसर्स हैं। तो हम एज अ टीम काम करते हैं कि हमारा काम शिप को मोशन तो देना है ही, साथ में जो फाइटिंग एबिलिटी है वो कहीं कॉम्प्रोमाइज नहीं होनी चाहिए। तो हमारे क्रू की ट्रेनिंग, हमारे इक्विपमेंट का स्टेट एकदम टनाटन या 100% होना बहुत जरूरी है। तो वो आपकी जिम्मेदारी भी होती है? वो हमारी जिम्मेदारी, मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं अपने क्रू की ट्रेनिंग भी टाइम टू टाइम करवाता रहूँ, क्रू का अपने मोराल भी मैं हमेशा आप ही रखूँ, मुझे उनको पूछने की जरूरत ना पड़े कि हाउस इज जोश। मुझे पता है उनकी शक्ल देख के मैं समझ जाऊँ इनका जोश हाई है। और कभी मेरे टेन्योर में मैंने पूरी कोशिश की कि ऐसा मौका ही ना हो कि किसी भी बंदे को, किसी भी सोल्जर को, इनफैक्ट मेरे डिपार्टमेंट को या दूसरे डिपार्टमेंट का, कि मेरे पास कोई अगर अप्रोच करता है तो मैं उसको भगा दूं या मैं उसको डांट दूं, डफरा दूं। मेरी कोशिश पूरी ये रहती है कि मैं उसको एक ऐसा सोल्यूशन दूं जो वाइबल हो, जो यूज करने लायक, मतलब जो उसके बेनिफिट के लिए हो, एंड उसको ये ना फील हो कि यार ये अगर सीनियर बंदा है तो मैं इसके पास जा रहा हूँ और ये अपना रौब दिखा रहा है। करेक्ट। क्योंकि उससे अल्टीमेटली हम पहुंचेंगे कहीं नहीं। करेक्ट। वो बंदा हो सकता है कुछ गलत कदम उठा ले, हो सकता है वो जाके दूसरे डिपार्टमेंट में और कुछ ये कर सकता है। तो मैं वही मेंटल स्ट्रेस की मैं बात करता हूँ यहाँ पर, जो कि वो आया हमारा मुद्दा। जब आप सी में रहते हो, कितने दिन तक सी में रहते हैं आप लोग? डिपेंड करता है कैसे कैसे मिशंस हैं। इनफैक्ट हम तो मैक्सिमम आप कितने दिन तक रहे? अभी जैसे हमारे कुछ शिप्स हैं जो गल्फ ऑफ एडन में डिप्लॉय होते हैं, 3-3, 4-4 महीने के लिए वो वहां पर जाते हैं। अच्छा। फिर नए दूसरे शिप जाएंगे और पुराने शिप वापस आ जाएंगे। तो 3-4 महीने वो सिर्फ लैंड में नहीं जाते, शिप में जाते हैं? शिप में ही रहेंगे। वो वहीं पर पेट्रोलिंग करेंगे, क्योंकि आपको पता होगा सोमालियन पायरेट्स जो पायरेट्स
वो गल्फ ऑफ एडन में काफ़ी एक्टिव है। आपने कभी गए वहाँ पे ड्यूटी की होगी ना? मैं उस टीम का हिस्सा रहा हूँ जो हमारी एक VBSS टीम होती है जिसका फुल फॉर्म है विजिट बोर्ड सर्च एंड सीजर। तो ये हमारे एक छोटी सी कमांडो यूनिट होती है Okay. जो ट्रेंड होती है कि कैसे अगर आपको कोई ऐसा शिप मिलता है जो डाउटफुल है तो उसको कैसे आप इंटरनेशनल लॉ को फॉलो करते हो उसको बोर्ड कर सकते हो। उसको अगर उसमें कोई ऐसे एंटी नेशनल एलिमेंट्स हैं तो उनको कैसे आप काउंटर कर सकते हो। तो जैसे सोमालियन पायरेट्स वगैरह कई बार कई शिप्स को हाईजैक कर लेते हैं तो उनसे छुड़ाना ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है अगर हमारे एरिया में है वो, या हम उसके एरिया में हैं। तो जैसे मुझे एक इंसिडेंट याद आ रहा है कि रिसेंटली इसी साल जनवरी में एक मर्चेंट वेसल था, ऑयल टैंकर था, उसमें आग लगी थी। इनफैक्ट एक मिसाइल हिट किया था उसको, तो आग लगी थी। तो उन्होंने कोशिश पूरी की अपनी तरीके से उस आग को कंट्रोल करने की। कहाँ का शिप था ये? मुझे कंट्री तो याद नहीं है बट शायद एक ईरानियन फिशिंग वेसल था ये, सॉरी ईरानियन शिप था शायद। तो उनके शिप में जो ये हौती मिसाइल ने हिट किया था तो उनका डैमेज काफ़ी हो गया था। अच्छा। अब वो लोग इस फायर कंट्रोल में, मतलब आग को फायर फाइटिंग में इतने एक्सपर्ट शायद नहीं थे, तो वो नहीं कर पा रहे थे। उन्होंने कोशिश पूरी की अपनी। उन्होंने डिस्ट्रेस सिग्नल भेजा तो एक US नेवी की फ्रिगेट, एक फ्रेंच नेवी की फ्रिगेट उनकी हेल्प के लिए पहुंचे वहाँ पे। अल्टीमेटली जब INS विशाखापट्टनम को मैसेज मिला एंड हम लोग वहाँ पहुंचे तो तब तक वो लोग उम्मीद खो चुके थे कि भाई तुम्हें शिप अबेंडन करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं तुम्हारे पास। आग बुझ नहीं रही थी। आग बुझ नहीं रही थी और उनके कैप्टन को बाकी लोगों ने यही सलाह दी कि अभी आप लोग अपनी जान बचाओ, शिप को देखा जाएगा बाद में। बट कैप्टन वाज नॉट इन द फेवर ऑफ क्विटिंग। तो उन्होंने बोला नहीं, कुछ भी हो जाए मैं जहाज छोड़ कर नहीं जाने वाला। और जब हमारे बंदे वहाँ पहुँचते हैं, क्योंकि ये पार्ट ऑफ हमारी ट्रेनिंग है, हमारे बंदे वहाँ पहुँचते हैं तो उस आग को जिस तरीके से, जिस प्रोफेशनलिज्म के साथ हमने बुझाया है, इसका चर्चा तो खैर आप लोगों ने सुना ही होगा न्यूज़ वगैरह में। तो ये लगभग 4.5-5 घंटे के आसपास वो लोग अपनी तरफ से मेहनत कर रहे थे। तो उस दौरान आप विशाखापट्टनम में पोस्टेड थे? हाँ, उसी तरफ हम लोग पेट्रोलिंग कर रहे थे। हाँ। गल्फ ऑफ एडन में ही थे। तो अच्छा, आप भी गए थे उसमें? अच्छा, यू वर देयर। अरे वाह, क्या बात है। तो आग बुझाई आप लोगों ने, है ना? वो आग बुझाई, हमारे कैप्टन को काफ़ी शाबाशी मिली। इनफैक्ट जो इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन है, उनकी तरफ से भी काफ़ी एप्रिसिएशन वगैरह हमको भी, प्लस उस कैप्टन को भी जिसने लास्ट मोमेंट तक उम्मीद नहीं खोई। एंड फाइनली वो शिप जो हमने फायर फाइटिंग की उसमें जाके, तो वो शिप सेल करने लायक था, बहुत ज़्यादा डैमेज नहीं हुआ। और कैप्टन वॉज थैंकफुल टू अस फॉर द इंडियन नेवी, फॉर इंडिया। नहीं, काफ़ी प्राउड की बात है कि 2 कंट्रीज़ के और आए, नेवल शिप्स आए, उन्होंने वो आग पे वो लोग उस आग पे काबू नहीं पा पाए, लेकिन हमारे इंडियन नेवी के शिप ने उस आग जैसा को मैंने बुझाया। पहले कहा ना कि ये जो पार्ट ऑफ हमारी ट्रेनिंग है। हाँ। अब मेरा अगर फोकस है कि मैं अपने क्रू की ट्रेनिंग अपने वेपन सिस्टम पे, इक्विपमेंट पे करता रहूं, तो इसी में एक चीज़ और आती है, फायर फाइटिंग ड्रिल्स। तो हमारी स्विमिंग तो हमको आनी ही चाहिए, मैंडेटरी है, प्लस हमारे फायर फाइटिंग ड्रिल्स भी हमको आने चाहिए। तो हम लोग डेली रिहर्सल करते हैं। इनफैक्ट हम एक ऐसी सर्विस में है कि हम टचवुड, हम कभी नहीं चाहेंगे कि वॉर हो, क्योंकि हमको पता है कि उसके नुकसान क्या है, उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या है एक नेशन के ऊपर, एक सर्विस के ऊपर। तो हम कभी नहीं चाहेंगे कि वॉर हो, बट हम डेली प्रैक्टिस और अपनी ट्रेनिंग करते ही हैं कि अगर वॉर आज भी अभी भी छिड़ जाए तो हम क्या करेंगे। करेक्ट। तो उस लेवल से हमारी जो ट्रेनिंग है, हमारी जो प्रैक्टिस है, डेली बेसिस पे चलती रहती है। अब जैसे फायर फाइटिंग की हम बात कर रहे हैं, तो हमारे जितने भी फायर फाइटिंग इक्विपमेंट ऑन बोर्ड हैं, सबसे पहले आपको उनकी नॉलेज होनी जरूरी है। किसी भी इक्विपमेंट को ऑपरेट करने का क्या प्रोसीजर है, किस किस लेवल के इक्विपमेंट और किस किस लेवल की आग हो सकती है जिसको कि आपको बुझाना पड़ सकता है, कहाँ कहाँ पर आप डायरेक्टली जा सकते हो एक्सटिंग्विशर्स लेके, कहाँ कहाँ पर आपको स्पेशलाइज सूट पहनने पड़ेंगे ऑक्सीजन सिलेंडर्स के साथ। तो ये सारी चीज़ें ट्रेन किए जाते हैं। तो डेली हम क्या करते हैं कि किसी भी शिप के अलग अलग कंपार्टमेंट्स के एक प्लान करते हैं कि आज यहाँ पर हम फायर एक्सरसाइज करेंगे। अच्छा। तो हम अज्यूम करेंगे, फॉर एग्जांपल अगर मुझे स्टूडियो में करना है तो मैं स्टूडियो में आज यहाँ पे फायर फाइटिंग ड्रिल रखूंगा। तो हमारे जो डिफरेंट पार्टीज हैं, जो अटैक पार्टी होती है सबसे पहले पहुंचती है। अब वहां पर अगर धुआं ज्यादा है, हीट ज्यादा है, तो वो हो सकता है कि नहीं पहुंच पाएंगे। क्यों? क्योंकि उनके पास कुछ सूट नहीं है, उनके पास केवल एक्सटिंग्विशर है। तो उनको फिर हम वापस कर देंगे। तो नेक्स्ट टीम जो जाती है वो ऑक्सीजन सिलेंडर्स के साथ जाते हैं। तो अच्छा। उनका काम है कि एक्चुअल जो सीन ऑफ फायर है, जो सीट ऑफ फायर की आग लगी कहाँ पर है, किसी
क्या शॉर्ट बोलते हैं, सर्किट से है शॉर्ट या सर्किट जहाँ में पर किसी बोर्ड कुछ पे लगी हमला है, हुआ है। या कुछ कहीं और पे किसी गैस स्टोव है या ऐसा कुछ है, या फिर कहीं पर किसी पेपर वेपर में, या फिर ऐसा कोई इनफ्लेमेबल मटेरियल है जिसमें लगी है, तो वो चीज़ उसको लोकेट करना है कि आग भड़की कहाँ से, सीट ऑफ फायर क्या है। अगर उससे कंट्रोल होगा तो अच्छी बात है, नहीं होगा तो उसके बाद दूसरी टीम आएगी जो स्पेशलाइज सूट पहन के आएगी एंड वो अपने फायर हाइड्रेंट लेकर आएंगे और फिर वो जाके फायर फाइटिंग करें। डिफरेंट लेवल्स पर है कि एक सिलेंडर की कैपेसिटी अगर इतनी है तो वो कितनी देर सस्टेन कर पाएगा, करेक्ट। तो उसको फिर तुरंत निकालना है। उनका एक टीम लीडर है तो वो क्या करेगा, वो उसके पास एक वॉच क्लॉक होगी तो वो टाइम नोट करता रहेगा, इतने बजे गया है, इतने इसका एंड्योरेंस है और इतने दिन में उसको बाहर आना ही आना है। अगर कैजुअलिटी हो गई, बाई चांस किसी बंदे ने ध्यान नहीं दिया, कहीं फंस गया, गिर गया, इंजरी हो गई, तो उसको बाहर कैसे निकालना है। तो वेरियस लेवल्स की हम लोग ट्रेनिंग और अपनी परफेक्शनिज्म पाने की कोशिश करते हैं। वेरी नाइस। अच्छा, ये जो आपने बोला डिस्ट्रॉयर है INS विशाखापट्टनम, जी, तो ये कभी किसी वॉर या कोई भी इसमें इन्वॉल्व हुआ है अभी तक? अभी वॉर इन टर्म्स ऑफ नॉट वॉर तो अभी कुछ ऐसा हुआ नहीं है, बट एक छोटी मोटी झड़पें भी हो जाती हैं क्योंकि इंटरनेशनल बॉर्डर में बहुत सारी चीज़ें हम लोगों को पता भी नहीं चलता है बाहर वालों को, लेकिन इंटरनली बहुत सारी चीज़ें किस तरीके से आप लोग देश की सुरक्षा कर रहे हैं। हमारी बात हुई है इस मामले में भी कि इंटरनली या बॉर्डर्स में, बीट सी बॉर्डर हो, मेरे फैमिली से भी काफ़ी लोग आर्मी में है, तो वहाँ तो चलते रहता है थोड़ी बहुत गोलाबारी या बंदूकें तो चलते रहती हैं, है ना। तो समंदर के नेवी के पर्सपेक्टिव से अगर मैं बात करूं, तो जब आप इंटरनेशनल सी बॉर्डर्स में जाते हैं तो वहाँ कभी ऐसे झड़प हुई है, या जब आप INS विशाखापट्टनम में थे या कुछ ऐसा हुआ है कि चेज हुआ हो या हुलबाजी हो रही हो ऐसा कभी कुछ होता है? एक्चुअली क्या है ना, कोई भी शिप डायरेक्टली आपको इस तरह से ना अटैक कर सकता है और ना कलाकारी कर सकता है, क्योंकि उनको पता है, क्योंकि एक इंसिडेंट हो चुका है। हम लोग तो थे अपनी नॉर्मल पेट्रोलिंग के ऊपर और हमें अचानक से इंस्ट्रक्शंस मिलते हैं कि भाई एक पाकिस्तानी शिप है जो इस एरिया में ऑपरेट कर रहा है, अच्छा, उसको एस्कॉर्ट करके आओ पाकिस्तान हार्बर तक, अच्छा, ठीक है, उनकी बाउंड्री तक। तो एस्कॉर्ट करने का मतलब है कि उसको मॉनिटर करते रहो, उसको देखते रहो, हमारे बॉर्डर में नहीं आना चाहिए, हमारे वाटर्स में नहीं आना चाहिए, कलाकारी नहीं करनी चाहिए, चुपचाप उसको वहां से वहां पर इनफैक्ट खदेड़ के आ जाओ। मतलब उसकी हरकत देखते हुए आप लोगों को इन्फॉर्मेशन मिली? उसको ये बताना कि भैया हम यहाँ पर हैं। नहीं, पहला स्टेप ये था कि उसकी हरकत नोट की होगी आपके जो भी कंट्रोलिंग सिस्टम है, उसकी हरकत से फिर आप लोगों को बताया गया कि इंटेलिजेंस इतना अच्छा काम करती है कि हमको आजकल हर चीज की इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। तो हमको सीधा हेडक्वार्टर से ऑर्डर आया, भैया यहाँ पर एक ऐसा शिप है जिसको कि आपको मॉनिटर करना है, इसको एस्कॉर्ट करके आ जाओ। तो हमारा जो था प्लान वो कुछ और था एंड सडनली ये प्लान चेंज हो गया। अब हमारे सामने समस्या ये थी कि हमारे पास जो सप्लाईज थी वो हमने उस हिसाब से प्लान की थी कि भाई इतने दिन बाद हमें वापस आना है। अब उसको हम 2 दिन तक तो हम लोगों ने मॉनिटर किया, एस्कॉर्ट करके साथ साथ चल रहे। अच्छा, मतलब कुछ घंटों का खेल नहीं था, ये दिनों का खेल था। घंटों का खेल नहीं था। हाँ। और वो तो वो क्या वो शिप रुका हुआ था या चल रहा था? नहीं, वो चल रहा है, मतलब वो समंदर में चल रहा है, अपने हार्बर वापस नहीं जा रहा। अच्छा, उसके मोटिव्स क्या है क्लियर नहीं है। अच्छा, तो उसने बोला कि भैया ये हमें हमारे साथ हाइड एंड सीक खेल रहा है इंडियन नेवी, तो हम भी खेलते हैं। तो अल्टीमेटली उसको खदेड़ते खदेड़ते हम उसको ओमान तक छोड़ कर आए। और ये कितने दिन तक खदेड़ते रहे? ये मान के चलिए अब 6-7 दिन हो गए इसमें। है। अब बीच में हमारे पास समस्या क्या हुई कि हमारे पास सप्लाईज कम थे, हमारे पास राशन कम था, हमारे पास तेल कम था। तो ये सब चीज़ों, इस सब टाइम पे हमारे पास कुछ ऐसे शिप्स हैं जो हमारे पास हमारी सप्लाईज रिप्लेनिश करती हैं, फिर चाहे वो हमारा तेल हो, फ्रेश वाटर हो, चाहे हमारा राशन हो, चाहे हमारे एमिनेशन वगैरह हो। तो ऐसे कुछ टैंकर्स और ऐसे कुछ शिप्स हैं, तो उनको मैसेज दिया जाता है, तो वो शिप आके हमारे पास फ्यूलिंग करते हैं। तो आप ये मान के चलिए कि 2 शिप एक साथ चल रहे हैं, एक जो टैंकर है वो चल रहा है और साथ में एक रिसीविंग शिप चल रहा है जिसको सप्लाईज लेनी है। दोनों के बीच में कनेक्शंस लगाते हैं, कैसे? एक गन लाइन फायर करते हैं, पतली गन लाइन जाती है, उसके साथ एक रस्सी पास होगी एंड अल्टीमेटली फिर एक मोटी रस्सी पास होगी, क्योंकि आप मोटी रस्सी को डायरेक्टली नहीं खींच सकते हो या फिर डायरेक्टली नहीं थ्रो कर सकते हो। तो वो जाएगा उस शिप में, वहां पर कनेक्ट किया जाएगा, जो हमारे इक्विपमेंट वगैरह हैं उसमें टूल्स वगैरह से कनेक्ट किया जाएगा। फिर उस रस्सी के थ्रू एक मीडियम बनाकर हमारी सप्लाईज जो है ट्रांसफर किए जाएंगे। तो इसी तरह अगर हमको फ्यूल लेना है तो हम इसको रस्सी पास करेंगे एंड वो हमको अपने फ्यूल होज पास करेगा। अच्छा, हमारे पास एक रिसीविंग ब्लॉक रहता है जिसमें वो फ्यूल होज आके लगेगा एंड फ्यूलिंग स्टार्ट करेंगे। तो जितनी कैपेसिटी हमको चाहिए, जितना हमको रिक्वायरमेंट है, वो पंप करना शुरू करेगा और यहाँ से तो ये पूरा प्रोसीजर होता है। और ये इतनी ज्यादा सेफ्टी के साथ करना पड़ता है क्योंकि आप मान के चलिए कि 2 जहाज सेम स्पीड पे चल रहे हैं, रुक भी नहीं सकते समुद्र में,
कोई भी खतरा अगर आता है, कोई भी गड़बड़ अगर होती है, किसी का एक का अगर गलती से भी सप्लाई ट्रिप हो गई, इंजन बंद हो गया, या जो स्टीयरिंग व्हील है शिप का वो काम नहीं कर रहा है, या सामने से कोई दूसरा मर्चेंट वेसल आ जाता है, तो हमको डायरेक्शन चेंज करनी है, तो आपको एक साथ करनी पड़ेगी। और अगर जैसे मैंने बताया कि अगर मेन स्टीयरिंग काम करना बंद कर दिया, तो एक बैकअप स्टीयरिंग होता है जो शिप के आफ सेक्शन में पीछे होता है। अच्छा। तो वहां से मैनुअल फिर हमको शिप को स्टीयर करना पड़ता है ताकि शिप का डायरेक्शन ना ये हो और दो शिप के बीच में जो गैप है वो मेंटेन रहे। तो बहुत सारी प्लानिंग और बहुत सारी मेहनत के बाद एंड पूरे ड्रिल के साथ, एक सीक्वेंस के साथ ये सारी चीजें हम करते हैं। क्या बात है। ये कौन सा शिप, उस शिप का नाम क्या बताया आपने जो आपको आपका हमारे पास कई शिप है। एक तो मेरे नाम का ही INS दीपक है, मुंबई में ही है। INS शक्ति है, INS ज्योति है, INS आदित्य है। तो ये अलग अलग पोर्ट्स पे हमारे एस्टेब्लिश्ड हैं जो हमें ये सारे रिप्लेनिशमेंट करते हैं। तो आप मुझे बताएंगे इंडियन नेवी के पास कैसे कैसे शिप्स हैं, बीट सबमरीन फ्लीट, सरफेस फ्लीट, ऑक्सिलरी फ्लीट। तो ज़रा बताइए ना कैसे डिस्ट्रॉयर हैं, एयरक्राफ्ट कैरियर्स कौन कौन से हैं? देखिए, नेवी के पास अगर मैं कहूँ तो हर रोल के लिए एक अलग टाइप ऑफ शिप्स अवेलेबल हैं। कुल मिलाकर अगर मैं गिनती करूँ लगभग 300 के ऊपर जाती हैं, जिसमें सबमरीन्स हैं, जिसमें हमारे पास न्यूक्लियर सबमरीन लाइक अरिहंत वगैरह भी हैं, कलवेरी है, चक्र है। मैं अगर एयरक्राफ्ट कैरियर की बात करूँ तो एयरक्राफ्ट कैरियर हमारे पास आज की डेट में 2 हैं, INS विक्रमादित्य और INS विक्रांत। विक्रांत पूरी तरह से इंडिजिनसली बिल्ट है, जो कोची शिपयार्ड लिमिटेड कोची में बना है। इसके बाद जैसा आपने बोला ऑक्सिलरी शिप्स हमारे पास हैं। जैसे मैंने आपको बताया था पहले कि जो हमारे टैंकर्स एंड रिप्लेनिशमेंट शिप्स हैं, INS आदित्य है, INS दीपक है, INS शक्ति है, INS ज्योति है, ये सब हैं। हमारे पास डिस्ट्रॉयर्स हैं, जितने भी विशाखापट्टनम क्लास ऑफ शिप्स हैं, जितने भी चेन्नई क्लास ऑफ शिप्स हैं, चेन्नई, कोलकाता एंड विशाखापट्टनम क्लास, विशाखापट्टनम, सूरत, इनके पहले के हमारे दिल्ली, मुंबई, मैसूर, ये सारे शिप्स हमारे डिस्ट्रॉयर्स हैं। इसके अलावा हमारे पास फ्रिगेट्स हैं। फ्रिगेट्स का काम बड़ा इंटरेस्टिंग है। फ्रिगेट्स का काम होता है कि जो कैपिटल शिप्स हैं जैसे एयरक्राफ्ट कैरियर या डिस्ट्रॉयर्स हैं, इनको सपोर्ट देना। सपोर्ट इन द सेंस कि इनकी प्रोटेक्शन, कि अगर ये बड़े टारगेट को हिट करने के लिए जा रहे हैं तो उनकी मनूवरेबिलिटी जो होती है, मतलब क्विक टर्न अराउंड उनका काफ़ी अच्छा होता है। क्विकली टर्न अराउंड करके एंड ये कहीं पर भी पहुंचने में सक्षम होते हैं। तो ये हमारे पास फ्रिगेट्स हैं। INS ब्रह्मपुत्र क्लास है हमारे पास, और INS ब्यास है, INS बेतवा है। ये कई सारे शिप्स हैं जो हमारे फ्रिगेट्स में आते हैं। एंड हमारे जो कॉवेट्स हैं, हमारे जो फास्ट अटैक क्राफ्ट्स वगैरह FACs हैं, इनके अलावा हमारे पास कुछ पायलट बोट्स भी हैं, और हमारे पास INSVs भी हैं। तो जो कि दिखने में वैसे काफ़ी छोटी बोट्स लगेंगी, बट इनकी स्पीड और एंड्योरेंस काफ़ी होता है। तो कई बार क्या होता है कि हमारा जो चैनल होता है जहाँ से शिप्स निकलते हैं या वापस आते हैं, उस चैनल में ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होता है। ट्रैफिक इन सेंस कि हमारे जो मर्चेंट वेसल्स हैं वो भी आवाजाही उनकी लगी रहती है। तो उस समय हमारे किसी वॉरशिप के ऊपर कोई खतरा ना हो, या फिर उनको एक सेफ पैसेज देने के लिए हमारे ये छोटे वाले INSVs जो हैं वो उनकी हेल्प करते हैं। जैसे मुझे याद आ रहा है कि अक्टूबर 2000 में USS कोल, US का एक वॉरशिप है कोल नाम का, जिसके ऊपर एक काफ़ी बड़ा हमला हुआ था, अनप्रेडिक्टेड। उनके कैप्टन को ये इन्फॉर्मेशन मिली थी कि अलकायदा कुछ हमला प्लान कर रहा है। अच्छा। बट उनको ये नहीं पता था कैसे। तो वो तैयारी कर रहे थे अपने लैंडवर्ड साइड से। और हुआ ये कि उस दिन करीब 3 बोट्स, वो येमेन में रुका हुआ था, एंड येमेन में उनको फ्यूलिंग करवानी थी सुबह सुबह। और उनके पास ये मैसेज आया था कि 3 बोट्स हैं जो आएंगी आपके पास, आपका जो कचरा है उसको ले जाने के लिए। अच्छा। तो 2 बोट्स आके चली जा चुकी थी। तीसरी बोट जब आ रही थी तो तीसरी बोट थोड़ी, मतलब उनके पास इंटेंशंस क्लियर नहीं थे कि ये बोट कुछ और करने आ सकती है। वो जो क्रू था उनको तो ये पता था कि ये भी शायद कचरा लेने के लिए तीसरी बोट आ रही है। और उस बोट में भरा था बारूद। अच्छा। तो उस बोट को ले जाके इन्होंने शिप के हल में रैम कर दिया। तो शिप का जो पोर्ट साइड है वहाँ पर एक 40x20 का एक काफ़ी बड़ा होल, काफ़ी बड़ा डैमेज हुआ, और अंदर काफ़ी ज़्यादा डैमेज हुआ। अब वो टाइम ऐसा था कि जो बंदे हैं, क्रू जो है, वो तेल भरवाने के बाद उनको अपनी आगे की जर्नी कंटिन्यू करनी थी। तो वो लोग लंच की तैयारी कर रहे थे, इनफैक्ट लंच कर ही रहे थे, एंड कुछ लोग थे जो लाइन में लगे हुए थे। तो उसमें बहुत बड़ा नुकसान हुआ, प्लस एक वर्ल्ड वाइड मैसेज गया कि इतना बड़ा डैमेज जो है US मिलिट्री को अलकायदा के थ्रू हुआ है।
और ये अलकायदा का ही अटैक था ना? अलकायदा का ही अटैक था। इनफैक्ट अलकायदा ने इससे पहले भी एक अटैक प्लान किया था जो कि नहीं हो पाया, जस्ट बिकॉज कि उस छोटी सी बोट में बारूद इतना था कि वो उसके वेट से ही डूब गई। अच्छा। तो जिस शिप को इसको रैम करना था वो नहीं कर पाई। बट 2000 वाला अक्टूबर का ये अटैक उनका सक्सेसफुल रहा। एक बहुत बड़ा मैसेज गया दुनिया को कि एसिमेट्रिक वॉरफेयर नाम की जो चीज़ है, इसमें आप कभी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हो कि कौन कहाँ कब कैसे आपके लिए खतरा बन के आ सकता है। खासकर जितने भी ये मिलिटेंट ग्रुप्स हैं या करेक्ट आतंकवादी संगठन है वो Correct. इस तरीके से भी हमला कर रहे हैं। हाँ, तो ये जो रेड सी का पैसेज था उस तरह का, उस जगह का, ये काफ़ी ज़्यादा हॉट हो गया था उस टाइम पे। तो हमने भी अपनी जो VBSS टीम बनाई थी, हाँ VBSS आपने जिक्र किया था, विजिट बोर्ड सर्च एंड सीजर। करेक्ट। तो हमारे ये जो ट्रेंड क्रू हैं इनका काम ही यही है कि आपको किसी भी बोट, किसी भी शिप के ऊपर अगर थोड़ा सा भी सस्पिशन है या फिर कोई इंटेलिजेंस की रिपोर्ट है कि भाई इस एरिया में ऐसा कोई क्राफ्ट या ऐसा कोई वेसल है जो ऑपरेट कर रहा है, तो आप उनको अप्रोच कर सकते हो। अगर वो कोऑपरेट करते हैं बहुत अच्छा, नहीं करते हैं तो आप उनको बोट कीजिए एंड जो आपकी ट्रेनिंग के हिसाब से आप जो काउंटर मेजर्स आपको करने हैं, आपको जो चेक्स करने हैं, आपको अगर क्रू को बंधक बनाना पड़ा या क्रू के अलावा अगर कोई और है उस शिप में तो भी यू आर ऑथराइज्ड। तो आपने कभी ऐसा कुछ सर्च ऑपरेशन किया VBSS की टीम के दौरान? क्या आपको सस्पिशन दूसरे शिप में बोट करने का मौका नहीं मिला, क्योंकि जनरली क्या होता है कि अगर हम किसी को अप्रोच करते हैं तो शिप्स अगर पॉजिटिव रिप्लाई दे रहे हैं, शिप का जो मास्टर होता है वो अगर पॉजिटिव रिप्लाई दे रहा है तो हमको जरूरत नहीं पड़ती है। बट अगर ऐसा कुछ भी सस्पिशन है तो हम बोट लेके जरूर जाते हैं उनकी तरफ अपने, और उनके शिप के अराउंड हम लोग चक्कर काटेंगे एंड देखेंगे कुछ ऐसी सस्पिशियस या ऐसी कुछ अनटुवर्ड अगर हरकत को कर रहा है, तो अगर कुछ नहीं है देन वी कम बैक, और अगर कुछ मिलता है तो फिर हम बोट करते हैं। तो इसमें एक जैसे फिल्मों में तो अक्सर यही दिखाया जाता है कि हम कोस्ट गार्ड से हैं, अपने हथियार डाल दो या जो हो अपनी पहचान बताओ। कोस्ट गार्ड कैसा रोल प्ले करता है इसमें जो आप बता रहे हैं अभी? VBSS जो नेवी की है, हो सकता है ये इंटरनेशनल बॉर्डर पे है या क्या है, मतलब कोस्ट गार्ड कैसे आता है? कोस्ट गार्ड और नेवी का थोड़ा सा बताइए ना, क्या काम में डिफरेंस है? कोस्ट गार्ड जो है नाम से पता कर सकते हो, कोस्ट की जो गार्डिंग, कोस्टल एरिया अपना जितना है, अगर हम सी की टेरिटरी को देखें ना तो इनिशियल जो हमारे बाउंड्रीज हैं वो सेट होते हैं। तो आपका जहां पर समुद्र शुरू होता है, बेसिकली लैंड जहां खत्म होता है, वहां से 12 नॉटिकल माइल आपके वाटर्स हैं, आपके कंट्री के। उसके अगेन 12 नॉटिकल माइल कंटिजियस वाटर्स हैं। उसके आगे 200 नॉटिकल माइल तक इज योर नेशनल वाटर्स। उसके बेसिकली आपका EEZ होता है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, जहां पर कि कुछ एक्टिविटीज प्रोहिबिटेड होती हैं। आप वहाँ के रिसोर्सेज को यूटिलाइज कर सकते हो अपनी कंट्री के लिए। आपको दूसरी कंट्री को ये वहाँ पर अपनी मनमानी ढंग से आके रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट नहीं कर सकती। दूसरी कंट्री के शिप्स वहाँ से सेफ पैसे जरूर ले सकते हैं। मैं आपको एक मिनट ये रोक रहा हूँ। सबसे पहले आपने बताया अपने लैंड से 12 नॉटिकल माइल तक, ये कौन सा? ये टेरिटोरियल वाटर्स होते हैं, जिस कंट्री या जिस लैंड के साथ है उसकी टेरिटरी है, उसकी टेरिटरी 12 नॉटिकल माइल तक। करेक्ट। उसके बाद कॉन्टिजियस वाटर्स आते हैं, अगेन 12 नॉटिकल माइल। अगेन कॉन्टिजियस वाटर क्या होता है? यहाँ पर आप कोई शिप जो है वो आप वहाँ के जो रिसोर्सेस हैं, हाँ, वो बेसिकली उन पर आपका अधिकार इसी लैंड का है जिस कंट्री का से जुड़ा हुआ है। करेक्ट। उसके बाद 200 नॉटिकल माइल तक क्या बोला आपने? वो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन EEZ आता है। ओके, इस पे किसका हक होता है? ये बेसिकली इंटरनेशनल वाटर्स होते हैं, ठीक है, जिन पे अगर जो सी है वो जो शिप्स हैं, हाँ, वो सेफ पैसेज कर सकती हैं। अगर शिप को वो रूट फॉलो करना है वहां से जाने के लिए, प्लेस A टू प्लेस B, वो जा सकते हैं। उसको किसी के परमिशन की जरूरत नहीं है, परमिशन की जरूरत नहीं है, वो अपना चलते रहेंगे वहां से। हाँ। उसके बाद आता है हाई सीज। तो हाई सीज इज लाइक फ्री हाईवे। अच्छा, कोई भी आपको ट्रेड करना है, कुछ भी आपको करना है, वो आप जा सकते हो। अच्छा, यहाँ पर क्या होता है, इन टेरिटोरियल वाटर्स में, कॉन्टिजियस वाटर्स में थोड़े से रिस्ट्रिक्शन होते हैं कि यहाँ के अंडर वाटर रिसोर्सेज जो हैं, अंडर वाटर फिशेज जो हैं, फिशिंग वगैरह करनी है आपको, तो उस पर कंट्री का ही ये अधिकार रहता है। ओके। यानी 12 + 12 24 नॉटिकल माइल्स तक वो एक कंट्री का ही जिस रिसोर्सेज के ऊपर आपका अधिकार है। प्लस 12 के बाद जो है आप अगर कोई दूसरा कंट्री का शिप जो है पैसेज चाह रहा है, हाँ, वो जा सकता है उससे, परमिशन की जरूरत नहीं। बट आपके इनिशियल जो 12 नॉटिकल माइल है, हाँ, उसमें अगर आपके वाटर्स में किसी को आना है तो आपकी परमिशन चाहिए। तो कोई भी शिप, चाहे वो कार्गो शिप हो, मर्चेंट वेसल हो, चाहे वो वॉरशिप हो, बिना आपकी परमिशन के आपके टेरिटोरियल वाटर्स में नहीं एंटर कर सकता। ओके, वेरी नाइस, अच्छी इन्फॉर्मेशन है। उस इंसिडेंट को अगर मैं बोलूँ, जब वो पाकिस्तानी शिप अपना मटर गश्ती कर रहा था, है ना, जो आपको इन्फॉर्मेशन मिली कि भैया इसको देखो, तो कौन से जोन में था तब?
वो इंटरनेशनल वाटर्स में था। वो इंटरनेशनल वाटर्स में था, लेकिन उसकी मंशा हमारे इंटेलिजेंस को सही नहीं लग रही थी, इसलिए आईएनएस विशाखापट्टनम को मतलब भेजा। हमारे एरिया के पास वो दिखा, हाँ। तो इसलिए हमने मैसेज कन्वे किया। हमारा शिप वहीं पर था, तो हमको मैसेज मिला कि भाई यहाँ पर ये शिप है एंड इसको सेफली एस्कॉर्ट करके आ जाओ, हाँ, तुम्हें कुछ नहीं करना है, हाँ, वो भी तुम्हें कुछ नहीं करेगा। इनफैक्ट हम लोग तो ऊपर जाके देख रहे थे कि भाई वो भी हमको देख रहे हैं और हम वैसे ही उनको देख रहे हैं। तो वैसे आदान प्रदान नजरों वाला हुआ है, बट इसमें ऐसा कुछ नहीं हुआ है कि मैं तुम्हारे ऊपर कुछ लॉन्च कर दूंगा, कुछ मिसाइल या रॉकेट फायर कर दूंगा, उसकी जरूरत ही नहीं पड़ी इनफैक्ट। तो इन अ वे कोऑपरेटिव था, बट वो कलाकारी करने पर उतारू जरूर था। दोस्तों आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। जो इंटर सर्विस कॉम्पिटिशन्स होते हैं उसमें दीपक भाई गोल्ड मेडलिस्ट रहे हैं, पिस्टल शूटिंग में, राइफल शूटिंग में, सब जगह आपने गोल्ड मेडल जीता है। अमेजिंग यार। तो नेवी में रह के निशाना भी तेज होना चाहिए। मैं बताता हूँ क्यों। क्योंकि जब आईएनएस विशाखापट्टनम को ब्रह्मोस मिसाइल आई तो इन्होंने चलाई थी और जो टारगेट था उसको बुलजाई शूट किया था, एग्जैक्ट टारगेट पे। दीपक भाई जरा वो एक्सपीरियंस बताइए ना, ब्रह्मोस मिसाइल शूट करने का, छोड़ने का एक्सपीरियंस। तो जैसा मैंने बताया कि जो भी नया शिप कमीशन होता है या इंडक्ट होता है सर्विस में, हाँ। तो उसके ट्रायल्स होते हैं। ओके। तो ट्रायल हर लेवल पे होता है, मशीनरीज ट्रायल्स हो गए, इक्विपमेंट ट्रायल्स हो गए। तो उसी सीक्वेंस में हमारा जो मिसाइल फेज था वो हुआ। एंड लास्ट ईयर जनवरी में 2023 में हमने पहली फायरिंग, मिडन फायरिंग की ब्रह्मोस मिसाइल की। ओके। ब्रह्मोस जो कि एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है और लगभग 500 किलोमीटर की उसकी रेंज है, जो इंडिया एंड रशिया ने कोलैबोरेशन में बनाई हुई है। तो 3 मैक की स्पीड से चलती है। एंड हमें जो टारगेट मिला था, एक हमने डमी शिप बनाया हुआ है, उसको प्लेस किया था करीब 300 किलोमीटर पे। एंड सारा प्रोसीजर, सारा सीक्वेंस फॉलो करते हुए जब पुश बटन पे हाथ मतलब लगाने वाले थे, तो थोड़ा सा एक नर्वसनेस होती है, कांपते हैं। हालांकि हमारे साथ रशियन पीपल भी थे जो कि पार्ट ऑफ मिसाइल मैन्युफैक्चरिंग थे। तो हमारी दोनों की टीम ने मिलके वो पहला ट्रायल जो लिया, एंड इट वाज अ बुल्सआई, मतलब बिना 1 इंच भी एरर के सीधा जाके टारगेट पे हिट किया, पूरी फ्लाइट ड्यूरेशन कंप्लीट करते हुए। एंड वो जो धमाका हुआ रात के टाइम पे, वो अमेजिंग था। क्या बात है, मजा आ इसी के गया। साथ एक ऐसा कॉन्फिडेंस मिलता है हमको कि यस वी हैव डन समथिंग फैंटास्टिक, अमेजिंग। पहले ही ट्रायल में, पहले ही लॉन्च में गलती बिल्कुल नहीं है, जाकर सीधा बुझ जाए। तो ये आपको ना सिर्फ एक अलग ही मोटिवेशन देता है, बल्कि आपको जो कॉन्फिडेंस है, जो विश्वास है अपने इक्विपमेंट के ऊपर, अपने सिस्टम के ऊपर, वो और 2 फोल्ड 3 फोल्ड बढ़ जाता है। करेक्ट। और जो रही बात आपकी गोल्ड मेडल की, तो मैं कहूँगा कि शूटिंग जो है मेरा फेवरेट स्पोर्ट बन गया था सर्विस में ना। मैंने जब चिल्का में पहली बार गन उठाई तो उस समय तो समझ में नहीं आया कि गोली कहाँ जा रही है और ये मैं फायरिंग कैसे कर रहा हूँ। बट मेरा जब पहला ट्रांसफ़र आया था विराट में, तब मुझे दोबारा मौका मिला था कि एक चैंपियनशिप होने वाली है, तो अगर तुम्हें इंटरेस्ट है तो तुम कर लो। मैंने कहा बिल्कुल करूँगा। एंड मैंने अपना नाम भी रजिस्टर करवाया, प्रैक्टिस भी खूब हुई। जो पहला मैच मैंने खेला था उसमें मैं 1 सेंटीमीटर से चूक गया था। अच्छा। चूक गया मतलब मेडल ही नहीं मिला मुझे। अच्छा, मिला ही फर्स्ट तो नहीं। छोड़ो, सेकंड थर्ड भी नहीं मिला। एंड बाकी जो 2 अच्छे फायरर्स, 3 अच्छे फायरर्स थे, उनको मिल गए, क्योंकि मेरी ग्रुपिंग बड़ी अच्छी थी। जो 10 पॉइंटर था उसमें 9 के 9 राउंड्स एक साथ थे। एक राउंड जो था हल्का सा लाइन के बाहर चला गया, तो स्कोर हो गया 49 का। उतने में ही फर्क पड़ गया। हाँ, उससे फर्क पड़ गया। मैंने बताया ना, 1 सेंटीमीटर के गैप से चूक गया मेरा मेडल। बाकी जो 3 लोग थे उनका ग्रुपिंग अच्छा था एंड बेसिकली 10 पॉइंटर के अंदर था। तो दिल में मलाल तो खूब हुआ एंड अपने ऊपर बड़ा गुस्सा भी आया कि भाई इतना अच्छा प्रैक्टिस में होने के बाद भी फाइनल डे में ये हो गया। तो मुझे तो दोबारा मौका मिला कि मेरे शिप में बंदे को पता चल गया था कि बच्चा अच्छा शूटिंग करता है, तो मुझे दोबारा मौका मिला। तो उन्होंने बोला कि पिस्टल का इवेंट है, तो अगर तुम करना चाहो तो। मैंने कहा बिल्कुल करूँगा मैं। एंड वो जो इवेंट था उसमें मैंने लिया गोल्ड। क्या बात तो सारा मलाल जो है वो मैंने निकाल दिया कि भैया इसमें तो लेना ही लेना है। 25 मीटर की रेंज थी एंड उसमें मैंने गोल्ड लिया, कॉन्फिडेंस बढ़ा, सिलेक्ट हुआ इंटर कमांड सर्विसेज चैंपियनशिप के लिए। वहाँ पर जाते के साथ ही मैंने 5.56 mm इंसास राइफल से मैच खेला, 7.62 mm SLR से मैच खेला एंड 9 mm कार्बाइन के साथ खेला। अच्छा।
तो राइफल में अगेन मैंने ये लिया, गोल्ड लिया। नेक्स्ट एक मैच और हुआ था जो 7.62 mm LMG का था, उसमें मुझे मिला था सिल्वर। अच्छा। अभी LMG की जो ट्रेनिंग है हमारी बड़ी इंटरेस्टिंग होती थी। वो 9.5-10 किलो की राइफल थी एंड उसमें मैगजीन लगाने के बाद लगभग 10-10.25 किलो हो जाती थी। उसको हम उठाते थे पिस्टल ग्रिप से और पीछे के बट से, हम लेटे हुए ज़मीन पे एंड राइफल के साथ अपना चेस्ट उठा के हम लोग अपनी जो ग्रास्पिंग पावर है और अपनी जो स्टेमिना है वो बिल्डअप करते थे। हमने तुरंत लंच किया, लंच करने के 10 मिनट बाद ही ऑर्डर आ जाएगा हमारे साहब का, चलो 400 यार्ड पे। 400 यार्ड पे जाके फायरिंग शुरू। खाना पचा नहीं है अभी तक, खाना गले से नीचे पेट तक नहीं पहुंचा अभी तक, लेकिन फायरिंग शुरू। 400 यार्ड पे फायर करेंगे, दौड़ के जाएंगे, फिर 300 यार्ड पे वहां पर फायर करेंगे, फिर दौड़ के जाएंगे 200 यार्ड पे, फिर वहां पर फायर करेंगे। दौड़ने का टाइम 100 यार्ड का जो है केवल 30 सेकेंड है। अच्छा। 30 सेकेंड में आपको अगली यार्ड पे पहुंचना है, मैगजीन निकालनी है, लोड करके कॉक करके वेपन तैयार हो जाना है बिफोर द टारगेट अपीयर्स। तो बात है। ये इतनी इंटेंसिव और इतनी मजेदार ट्रेनिंग होती थी कि आप समझ लो ये एक ऐसा स्पोर्ट है। अभी आपने देखा कि रिसेंट ओलंपिक्स में हम लोग ने क्या करके आए हैं, मनु भाकर वगैरह हैं, उनके कोच जो हैं जसपाल राणा वगैरह जो वेटरन हैं शूटिंग के, तो ये एक पर्सनल फेवरेट स्पोर्ट है मेरा। इनफैक्ट मेरे को जहां मौका मिलता है मैं कोचिंग भी शुरू कर देता हूँ। मुझे याद है कि एक ऐसा मैच था जो हम अपने शिप के लिए खेल रहे थे एंड एक हमारा जो पायलट था एन मौके पे हो गया बीमार। अच्छा। कल मैच है, आज हो गया बीमार। तो अब मेरे पास एक ही लड़का बचा था जो रिजर्व में था, तो उसकी प्रैक्टिस कुछ नहीं हुई थी। तो मैं शिप में आके उसको मैंने केवल 5 मिनट का ज्ञान दिया कि भाई देख, ये पिस्टल है, ये इसका वजन इतना है, ठीक है, लगभग 1 किलो का 900 ग्राम समथिंग है, और मैगजीन फिट करने के बाद ये 1 किलो की हो जाएगी। ये ऐसे पकड़ना है, ये इसका बैक साइड है, ये इसकी फोर साइड है, ऐसे अलाइन करना है टारगेट पे, अपने रिस्ट को, अपने एल्बो को, अपने शोल्डर को ऐसे लॉक करना है, अपने बॉडी का ये पोस्चर बनाना है, और तुझे केवल धीरे से नींबू छोड़ते हैं ना, मुझे धीरे से ट्रिगर पुल करना है। ये मत सोचना कि गोली निकलने वाली है, वो करेगा, एंटिसिपेट करेगा तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। वो बंदा उस मैच में गोल्ड मेडल लेकर आया। क्या बात कर रहे हो, इतनी ट्रेनिंग के जिस बाद? बंदे ने पूरी ट्रेनिंग में 2 हफ्ते 3 हफ्ते की ट्रेनिंग थी, कभी वेपन को हाथ नहीं लगाया, जस्ट बिकॉज वो रिजर्व में था। तो हमारे सीनियर शायद ऐसे थे, उन्होंने मौका ही नहीं दिया उसको। एंड क्योंकि मैं पिछले मैच में गोल्ड मेडल ले चुका था, तो मुझे बोला कि भाई इसको ज्ञान दे दे, और मैंने उसको ज्ञान केवल 5 मिनट का दिया। क्या बात है। एक ड्राई रन करवाया, और उस बंदे की लगन देखो, वो बंदा अगले दिन गोल्ड मेडल लेकर आता है जिसने कभी प्रैक्टिस ही नहीं की। तो मतलब आप जब गोली चलाते हो तब भी गोल्ड मेडल जीतते हो, और जब ज्ञान देते हो वो भी गोल्ड मेडल जीत के आता है। देखो, एक कहावत है ना कि टीचर उतना ही अच्छा जितना अच्छा उसका स्टूडेंट्स है। तो उस बंदे के, उस बच्चे के अंदर इतना वो था कि मुझे मौका मिल रहा है, मेरे लिए बड़ी बात है। अदरवाइज तो मैं आता और चला जाता, टीम में नाम में रहता कि हाँ मेरा टीम में नाम था, खेलने का मौका तो मिला नहीं। लेकिन जब उसको ये पता चला कि अगले दिन वो मैच खेलने वाला है, तो उसके अंदर का वो फौजी, वो जो जाग उठा, जो जोश था, वो उसने पूरा उस मौके का फायदा उठाने का प्लान किया और वो गोल्ड लेकर आया। तो आपने इसको ऐसे नेवी की तरफ से स्पोर्ट्स में भी जाते हैं लोग? बिल्कुल। तो आपने इसको एज ए स्पोर्ट्स लिया नहीं? मैंने इंटर सर्विसेज भी खेला है। अच्छा। हम जो सारी सर्विसेज है पैरामिलिट्री वगैरह के साथ, आर्मी, एयरफोर्स एंड सभी, उसमें भी मैं परफॉर्म करके आ चुका हूं। पिस्टल। तो नेवी में ना क्या है कि अपार्ट फ्रॉम बीइंग अ सोल्जर, आपको एक स्पोर्ट्समैन होना भी बहुत जरूरी है। इनफैक्ट बहुत हेल्प करता है आपके खुद के वेलबींग के लिए, आपके खुद की फिटनेस के लिए, आपके खुद के मोरल के लिए। तो ऐसे कई सारे स्पोर्ट्स होते हैं जिसमें हम पार्टिसिपेट करते हैं और हमको टाइम टू टाइम मौका मिलता रहता है। ऐसे ही हैं जैसे एंटरप्राइज बोट सेलिंग, जो कि आप केवल और केवल विंड फोर्स के ऊपर ही अपनी बोट को रो करके जाते हो। करेक्ट। डीके वेलर्स होती हैं जिनमें आप रो करके जाते हो, तो उसमें भी हमारी बोट की रेसिंग्स होती हैं। उसके अलावा फुटबॉल वगैरह हो गए, ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स वगैरह हो गए, फुटबॉल भी है, क्रिकेट भी है, ये सारे स्पोर्ट्स भी हैं। प्लस शूटिंग जो है वो एक अलग ही स्पोर्ट है। अब शूटिंग क्या है ना कि आम इंसान के लिए थोड़ा मुश्किल है। रीजन बीइंग कि आप किसी तरह खर्चा पानी करके अगर हथियार खरीद भी लोगे, स्पोर्ट्स वेपन हालांकि अलग आते हैं, तो आप वो खरीद भी लोगे तो उनकी कीमत ही 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख ऐसे जाती है। आपके पास रेंज नहीं है। क्रिकेट और फुटबॉल आप किसी भी गली नुक्कड़ में खेल सकते हो, शूटिंग आप हर जगह नहीं कर सकते हो। आपको एक प्रॉपर
टाइप की रेंज चाहिए जहाँ पर कि किसी और को नुकसान ना हो। इसलिए ज़्यादातर शूटिंग में आर्मी, एयरफोर्स नहीं, आर्मी और नेवी, आर्मी के ही ज़्यादा हमारे देश से निकले उनका तो उठना बैठना सोना खाना सब वेपन के साथ ही होता है। हैं। उनका मोटो क्लियर है, एक गोली एक दुश्मन। उनका हथियार ही उनका जो लाइफ सेवर कहलाता है। करेक्ट। हम लोग फिर भी अपने हथियार को आर्मरी में जमा कर देते हैं, और कई बार ऐसा होता है कि हम लोग अपने हथियार को अपने हिसाब से जीरो नहीं करते। जीरो करने क्या होता है कि आपने जहां पर अपना पॉइंट ऑफ एम पकड़ा है, गोली आपकी वहीं हिट करेगी। तो वेपन जीरो होता है यूजर के हिसाब से। अभी आपका लेटने का तरीका अलग है, आपका पॉइंट ऑफ एम पकड़ने का तरीका अलग है, आपका बैक साइड या देखने का तरीका अलग है, आप आंख अलग तरीके से बंद करते हो, पुल अलग तरीके से करते हो। तो वेपन आपके हिसाब से जीरो होगी ताकि आप मैक्सिमम से अचीव कर सकें। करेक्ट। अब अगर आपके हिसाब से जो वेपन जीरो है वो मैं उठा के फायर करूंगा, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि मेरे को वही रिजल्ट मिलेगा जो आप अपने गन से अचीव कर सकते हो। उसको मतलब अपना बनाते हैं। करेक्ट, अपना बना। आर्मी में ऐसा ही है, सबके नाम पर एक वेपन है, वो अपने नंबर के हिसाब से अपनी गन को मेंटेन करते हैं, साफ करते हैं, क्योंकि उनको पता है जिस दिन जंग हुई उस दिन यही चीज़ उनकी जान बचाने वाली है। करेक्ट। तो इसके लिए उनका जो प्यार और जो केयरिंग है अपने वेपन के लिए बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा। दीपक भाई, एक सवाल पूछना चाहता हूँ और मैं आपसे, मतलब वो ऐसा सवाल है, कुछ फीलिंग और इमोशन वाला सवाल है कि 2 साल पहले इंडियन नेवी का फ्लैग चेंज हुआ। इतने सालों से यूनियन जैक था, बीच में भी शायद चेंज हुआ था, और फिर से यूनियन जैक आ गया हमारे इंडियन नेवी के फ्लैग में, और उसको रिप्लेस करके इस गवर्नमेंट ने छत्रपति शिवाजी महाराज का मुद्रा को जगह दी इंडियन नेवी के फ्लैग में। उस समय आप लोगों की फीलिंग क्या थी, एज ए सोल्जर, एज ए ऑफिसर, एज ए नेवी पर्सन? कैसा लग रहा था आप लोगों को जब ये हुआ? देखो, सच कहूँ तो ये एक बहुत ही हिस्टोरिक मोमेंट है, एक प्राइड वाला मोमेंट है कि हम ऐसी चीज़ को हटा रहे हैं जिसका कोई रेलेवेंस नहीं है आज के डेट में। करेक्ट। और हम उस चीज़ को अपना रहे हैं जो एक्चुअली हमारे लिए होना चाहिए था बहुत पहले से। अगर हम छत्रपति शिवाजी महाराज की बात करें तो उनको हम फादर ऑफ इंडियन नेवी भी कहते हैं। अब ऐसा तो नहीं है कि उनके पहले नेवीज नहीं थी। अगर हम चोला पीरियड में जाते हैं, गुप्ता डायनेस्टी के टाइम पे जाते हैं, शिप्स उस टाइम पे भी थे, बट उन शिप्स का रोल जो था वो थोड़ा डिफरेंट था। करेक्ट। उस टाइम पे शिप्स को किसी ने ये नहीं सोचा था कि हम सिक्योरिटी के लिए यूज़ करेंगे या वॉर के लिए यूज़ करेंगे। तो उस टाइम पे जो शिप का पर्पस था वो या तो ट्रैवल करने के लिए था, प्लेस ए से प्लेस बी, और या तो फिर पर्सनल ट्रांसफर के लिए था, बिजनेस मर्चेंट के लिए भी कह सकते हैं। बट छत्रपति शिवाजी महाराज वो पहले व्यक्ति थे जिनको लगा कि भाई हम इस फ्लीट को, हम अपने शिप्स को, जब शिप का पूरा ग्रुप है उसको फ्लीट कहते हैं, हम अपने फ्लीट को अपनी सिक्योरिटी के लिए यूज़ करना चाहिए हमको। और उन्होंने फिर वो पूरा कॉन्सेप्ट जो रखा, और लगभग 400 के 500 के अराउंड उनके पास जहाज़ हुआ करते थे उस टाइम पे। तो अपने जो मैरीटाइम इंटरेस्ट को सेफगार्ड करने के लिए, अपनी मैरीटाइम बाउंड्रीज को सेव करने के लिए उन्होंने ये पूरा कॉन्सेप्ट रखा कि मुझे एक नेवी ऐसी बना के रखनी है। तो मराठा एम्पायर, मराठा नेवी के भी नाम से बेसिकली था वो। और उनके बाद फिर अगेन शायद उनके लोगों ने ध्यान नहीं दिया, या उनके जो सक्सेसर्स थे, तो उसके जाने के बाद उतना ज़्यादा फिर उस पर काम नहीं हुआ। फिर इसी का रीज़न है कि जब 1947 में हमें इंडिपेंडेंस मिली थी तो इंडियन नेवी का जो फ्लैग था उसमें रेड क्रॉस भी था, यूनियन ब्रिटेन का फ्लैग उसमें था। 1950 में जाके वो चेंज हुआ। अच्छा। तो ये पहली बार हमारा फ्लैग 1950 में चेंज हुआ। तो उसमें क्या किया, ब्रिटेन फ्लैग हटा के बोला कि इंडिया का फ्लैग लगाओ। तो टॉप लेफ्ट कॉर्नर में इंडिया का फ्लैग आ गया, बाकी रेड क्रॉस वहीं पर है। ओके। अगेन 2001 में जब आई थिंक 50 के बाद सीधा 2001। करेक्ट। तब 50 इयर्स तक कुछ नहीं हुआ। 2001 में 50 इयर्स के बाद आई थिंक वाजपेयी जी की सरकार थी, तो उस टाइम पे इन्होंने इसको चेंज किया। बोला इसका रेलिवेंस कुछ नहीं है, आप क्यों उसको फॉलो करना चाह रहे हो? इंडिपेंडेंट हो चुके हैं, 50 साल हो गए। तो उन्होंने उस फ्लैग को चेंज किया, रेड क्रॉस हटाया, केवल इंडिया का फ्लैग ऑन द लेफ्ट कॉर्नर, टॉप कॉर्नर, एंड उसके बाद इंडियन नेवी का क्रेस्ट। अच्छा। 2004 में ये फ्लैग दोबारा चेंज हुआ, तीसरी बार चेंज हुआ। मनमोहन सिंह सरकार, यूपीए गवर्नमेंट। तो वहां पे क्या किया इन्होंने, वो नेवी का क्रेस्ट हटा के अगेन यूनियन जैक, उसमें रेड क्रॉस जो है वो डाल दिया। उन्होंने फिर से यूनियन जैक डाल दिया, दोबारा डाल दिया। प्लस उन्होंने क्या किया कि सेंटर में हमारा जो अशोक पिलर का जो सिंबल है वो उसमें लगा दिया। 2004 के बाद 2014 में क्या होता है कि जब मोदी गवर्नमेंट आती है तो उन्होंने क्या किया, इसको चेंज करने का प्लान था, बट थिंग्स डिडंट वर्क आउट।
तो उन्होंने क्या किया, क्रेस्ट के नीचे सत्यमेव जयते लगा दिया, बाकी फ्लैग लगभग सेम था, यूनियन जैक जैसा था वैसा पूरा ही था, सेम था। अपना इंडिया का झंडा ऊपर था। 2017 में अगेन प्रपोजल दिया गया कि भाई इस चीज़ को हमको हटाना है, हमारी अपनी नेवी है, हम रॉयल नेवी नहीं है, करेक्ट हम इंडियन नेवी है, करेक्ट। तो हमारा खुद का अपना फ्लैग होना चाहिए। तो 2017 से चलते चलते फाइनली सितंबर 2022 में ये डिसीजन आया एंड जो नया हमारा फ्लैग आज का है वो बना, इसमें से यूनियन जैक रेड क्रॉस हटा दिया गया, लेफ्ट कॉर्नर पे हमारा इंडियन नेवी का इंडिया का फ्लैग रिटेन किया एंड उसके ऑपोजिट साइड में, राइट साइड में जो हमारा 8 डायमेंशनल मुद्रा है शिवाजी महाराज की, वो उसमें अंकित की स्थान गई। मिला। तो उसमें क्या एक नेवी का लोगो, नेवी का क्रेस्ट विद अ क्लियर एंकर वो उसमें सेटअप हुआ। क्या बात है। 8 डायमेंशंस जो है वो नेवी के प्रोस्पेक्ट को, नेवी के ऑपरेशंस को वो दर्शाते हैं। तो ये एक बड़ा हिस्टोरिक मोमेंट रहा, जैसा मैंने कहा, हमारे लिए भी, देश के लिए भी, कि भाई उसमें अपनेपन की फीलिंग है। वही मैं पूछने वाला था, एक सोल्जर को क्यों मजा आया जब वो चेंज हुआ, शिवाजी महाराज का जो एम्ब्लेम है, मुद्रा वहां पर लगी, एक सोल्जर को कैसा फील हुआ तब, क्यों अच्छा फील हुआ? अच्छा फील इसीलिए हुआ ना कि हमारे जिन्होंने सेटअप किया हमको, उनको रिकॉग्निशन मिल रही है ना? बिल्कुल। तो ये अपनी वाली बात है कि मैं भारतीय हूं तो मैं क्यों किसी और कंट्री का कुछ मैटर फॉलो करूं। करेक्ट। उनके चाहे ट्रेडिशंस हो, उनको चाहे रूल्स हो, उनको चाहे जो भी हो, वो मैटर करता है ना एक सोल्जर के लिए। डेफिनेटली करता है। आप किसके लिए लड़ रहे हो? आप उस फ्लैग के लिए लड़ रहे हो ना। यस यस। यू आर नॉट फाइटिंग फॉर योरसेल्फ। आप अगर देश के लिए लड़ रहे हो, मतलब देश के झंडे के लिए लड़ रहे हो, तो आपका मोटिव तो वो क्लियर है। तो आप किस लिए, और मुझे लगता है कि शायद कोई और ऐसा कंट्री नहीं है जिसने इंडिपेंडेंस के बाद यूनियन जैक अपने फ्लैग में रखा हो। किसी भी 50 सालों तक इन्होंने रखा, वाजपेयी गवर्नमेंट आया, उन्होंने वो हटाया, लेकिन कितने, क्या ही बोलूं मैं, फिर से इन्होंने, यूपीए गवर्नमेंट ने फिर से वो यूनियन जैक लगाने का पता नहीं क्या मकसद था। खैर वो मकसद तो सबको भी दिख रहा है, जीवन में क्लियर हो रहा है, पॉलिटिकल नहीं बनाते हैं इसको। बट दीपक भाई से बात करके काफ़ी इसकी सीक्वेंसिंग समझ में आई, किस किस तरीके से चेंज हुआ, और फाइनली आई होप एंड आई प्रे कि ये चेंज ना हो। मैं भी यही क्योंकि बहुत बड़ा मोरल बूस्टर है करेक्ट सोल्जर्स के लिए भी, करेक्ट, जो देश के लिए दिन रात लड़ते हैं। जो झंडा देखते होंगे किसी दूसरे देश के झंडे के अंडर हम उसको सैल्यूट कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो ये काफ़ी डिमोटिवेटिंग है सोल्जर्स के लिए। नहीं अभी, लेकिन आप लोगों को मज़ा आ गया होगा ना तब। बहुत बहुत ज़्यादा। अच्छा दीपक भाई, नेवी जो है वो वॉर की प्रिपरेशन तो करती है जब वॉर होता है, बट अदर देन वॉर और अदर देन प्रिपेयरिंग फॉर वॉर, नेवी और किस किस तरीके से एक कंट्री के ग्रोथ कहिए या कंट्री को हेल्प करती है, किस किस डिमेंशन में है? देखिए, एक चीज़ आपने भी कई बार सुनी है, पढ़ी होगी, नेवी बहुत एक्टिवली ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ में कंट्रीब्यूट करती रहती है। करेक्ट। अगर आपने ध्यान दिया होगा, जब 2004 में सुनामी आया था, तो सुनामी के आने के बाद जो डिवास्टेशन हुआ था, तो 12 घंटे में नेवी वॉज ऑन इट्स प्रोपेलर्स, और रिलीफ मटेरियल पहुंचाना, लोगों को रेस्क्यू करना, बचाना, वो सारे मिशन में लग गई। 2008 में म्यांमार में साइक्लोन आया था, साइक्लोन नरगिस आई थिंक, वहाँ पर उन्होंने काफ़ी हेल्प की थी लोगों को रिलीफ मटेरियल प्रोवाइड करने में, लोगों को रेस्क्यू करने में। इसी तरह जैसे अगर मलेशियन एयरलाइंस 370 का जो इंसिडेंट हुआ था, तो वहाँ पर जो एयरक्राफ्ट गायब हो गया सडनली विद अराउंड लगभग 300 लोग ऑन बोर्ड थे, तो उसके सर्च एंड रेस्क्यू में भी नेवी ने काफ़ी रोल प्ले किया था। इंडियन नेवी ने बे ऑफ बंगाल से लेकर एंड अरेबियन सी से लेकर यहाँ पे जो अपना अंडमान सीज हैं, प्लस वेस्ट अंडमान आइलैंड्स वगैरह हैं, वहाँ तक में अपना दायरा बढ़ाते हुए रेस्क्यू ऑपरेशन एंड सर्च ऑपरेशंस बेसिकली उसके लिए किया था। अगर हम देखें कि मालदीव्स में एक मेजर फायर हुआ था 2014 में ही शायद, और उस टाइम पे पानी की बड़ी किल्लत हो गई थी, फ्रेश वाटर की, ड्रिंकिंग वाटर की। तब हमारे शिप्स वहाँ पर आरओ प्लांट्स भी लेकर गए थे, प्लस फ्रेश वाटर भी प्रोवाइड किया था कंट्री को। अच्छा। ऑपरेशन मदद में आपने देखा होगा काफ़ी सारे लोगों को निकालना, यूक्रेन एंड रशिया वॉर में काफ़ी सारे लोगों को वहाँ से वापस सेफली लेके आना, नेवी वॉज एक्टिवली इन्वॉल्व। लेबनान में जो हुआ था, वहाँ से करीब 18,000 भारतीयों को वापस लेकर आना, ऐसी नेवी वॉज एक्टिवली इन्वॉल्व। तो ऐसे कई सारे ह्यूमैनिटेरियन मिशंस हैं जहाँ पर कि नेवी बहुत एक्टिवली अपना रोल प्ले करती है। और ऐसा नहीं कि हम सिर्फ मारना जानते हैं या मरना जानते हैं, नहीं, हम ये भी काम करना जानते हैं।
कई बार ऐसा होता है। अभी इनफैक्ट आपने श्रीलंका का जो साइक्लोन रेनू आया था, राइनू आई थिंक, तो उसमें भी रिलीफ मटेरियल्स प्रोवाइड करवाने वाले हम ही लोग सबसे पहले पहुंचे थे वहाँ पे। तो ह्यूमैनिटेरियन जितने भी मिशंस होते हैं, नेवी बहुत बढ़ चढ़ के उसमें हिस्सा लेती है। 2014 में ही मुझे याद है, मैं विशाखापट्टनम में था, INS जलाश्वा में, जो कि एक लैंडिंग प्लेटफॉर्म डॉक LPD क्लास का शिप है, एम्फीबियस शिप है। तो वहाँ पर जब साइक्लोन हुदहुद आया था, तो उस टाइम पर भी हमने ना सिर्फ अपने डॉकयार्ड, अपने शिप्स की सेफ्टी एंड सिक्योरिटी इंश्योर की थी, प्लस हमने विशाखापट्टनम में जो सिविल पब्लिक है, जो सिविल पॉपुलेशन है, उनके लिए भी कई सारी जगह कम्युनिटी किचन सेटअप किए थे, जहाँ पर पेड़ वगैरह और काफ़ी नुकसान हुआ था, रंबल्स वगैरह थे, उनको भी क्लियरिंग करने में हमने योगदान दिया था। करेक्ट। तो कहने का मतलब ये है कि नेवी ना सिर्फ वॉर की तैयारी करती है, नेवी अपनी सॉफ्ट स्किल्स एंड सॉफ्ट पावर पर भी बहुत काम करती है। तो आए दिन जब आप पढ़ते हो कि भाई नेवी ने यहाँ पर रिलीफ मटेरियल पहुंचाया, कोविड पैंडेमिक फॉर दैट मैटर, कोविड पैंडेमिक के टाइम पे लिक्विड ऑक्सीजन के जो ट्रांसपोर्टेशन था, बहरीन से हो, पर्शियन गल्फ से हो, सिंगापुर की तरफ से हो, ऐसी बहुत सारे लोकेशन से हमारे कंट्री में लाना, प्लस दूसरी जगह आप जो मेडिकल किट्स वगैरह पहुंचाना, इसमें नेवी बहुत एक्टिवली अपना रोल प्ले करती है। दोस्तों, आज का पॉडकास्ट हम यहीं पे समाप्त करते हैं, लेकिन ये पूरा पॉडकास्ट समाप्त नहीं हुआ। ये था पार्ट 1। पार्ट 2 लेकर हम आएंगे। इस पॉडकास्ट में आपको ये तो ज़रूर एक झलक मिली होगी कि इंडियन नेवी कैसे काम करती है। मास्टर चीफ दीपक यादव के थ्रू आप लोगों को पता चल चुका होगा कि किस तरीके से उनकी जर्नी शुरू हुई, उन्होंने कैसे नेवी में अपना योगदान दिया, 22 सालों से काम कर रहे हैं। लेकिन दीपक भाई का एक और पार्ट है, एक और उनकी पर्सनालिटी का हिस्सा है, जो हम इस पॉडकास्ट के अगले पार्ट में बात करेंगे, जो है दीपक भाई बहुत ही अच्छे वॉइस एक्टर भी है। ये डबिंग भी करते हैं, वॉइसिंग भी करते हैं। नेवी में रहने के दौरान इन्होंने अपनी लाइफ को किस तरीके से एक और मोड़ दिया, अपना जो फ्री टाइम होता था उन्होंने किस खूबसूरती से उसको यूटिलाइज किया और कैसे अपना ड्रीम परस्यू कर रहे हैं। नेवी कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, अग्निवीर के साथ इन्होंने काम किया है, वो एक्सपीरियंस कैसा था, यूथ नेवी कैसे ज्वाइन कर सकता, कितनी पॉसिबिलिटीज़ हैं देश को सर्व करने की थ्रू नेवी। अगले पॉडकास्ट में आपको ये सब जानने को मिलेगा। ये पार्ट आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइए, और प्लीज़ सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो यार। और मिलते हैं अगले पार्ट में विद मास्टर चीफ दीपक यादव। स्टे ट्यून्ड।